Hi everyone, it's me Simrit Sahani. So all the class 11 students, welcome to my channel and आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 11 इंग्लिश का सिलेबस। आज पढ़ेंगे हमारी इंग्लिश की हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसमें हम खुशवंत सिंह जी की दादी माँ के बारे में जानेंगे। नाउ हु इज खुशवंत सिंह जी? तो खुशवंत सिंह है हमारे इस चैप्टर के राइटर, आपके चैप्टर 1 के राइटर, जिन्होंने इस ब्यूटीफुल चैप्टर के थ्रू अपनी दादी माँ के बारे में हमें बताया है कि कैसे जब वो छोटे थे अपनी दादी माँ से बहुत क्लोज थे और जैसे जैसे बड़े होते रहे, पढ़ाई करते रहे, एकेडमिक के लिए बाहर पढ़ने गए और जो है करियर अपना जब वो लगे अपने करियर बनाने में, तो कैसे अपने दादी माँ से दूर होते चले गए। एंड दिस सिचुएशन जो है सिर्फ खुशवंत सिंह जी के साथ नहीं हुई, ईच एंड एवरी बच्चा जो होता है ना, यानी कि मैं हूँ, तुम हो, हम सब इस चीज को फेस करते हैं। जब हम इतने छोटे छोटे से होते हैं तो वी आर वेरी क्लोज विद आवर नाना नानी, दादा दादी, बट जैसे 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 हम बड़े होते रहते हैं तो हम उनसे दूर होने लगते हैं। ठीक है, वो तो हमारे साथ रहते हैं हमेशा, बट जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है और हम तो अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं और उन्हें हम अकेला लीव कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ रिश्ता आप देखोगे एक दादी और पोते का इस चैप्टर के थ्रू। वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। अब आपको एक काम करना है, सिर्फ इस 11th इंग्लिश के चैप्टर के लिए नहीं, हर 11th इंग्लिश के चैप्टर के लिए। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये देखते हैं आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो डू लाइक दिस वीडियो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो, सो लाइक कर दो वीडियो को। और सबसे पहले कॉमेंट सेक्शन में डेट लिख दो भाई, जिस दिन आप ये वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, हर एक चैप्टर पे आप डेट लिखोगे, इस दिन मैंने चैप्टर पढ़ लिया है। इससे आपको सिलेबस ट्रैक करने में, सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा, बहुत बेनिफिट्स होते हैं। साथ ही के साथ में चैप्टर के राइटर का नाम लिख दीजिए, मैं बता दूंगी, फिर भी तुम्हें लिखना है कि भाई ये इस चैप्टर के राइटर है। ओके जी। और मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बीच बीच में आपको बताऊंगी, क्योंकि तुम्हें पता हो या ना पता हो, सिलेबस का जो पैटर्न है आपकी बार पेपर का पैटर्न बदलता जा रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो कि यार ये कैसे घुमा फिरा के पूछ लिया है। तो उसके लिए आई विल बी टेलिंग यू सम इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो उसे लिखते रहना साथ साथ में। नोट्स की तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी है, मैं तुमसे बिना कोई पैसे लिए कि भाई ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये पैसे तुम्हें यहाँ इतने पैसे देने होंगे तो नोट्स मिल जाएंगे, ऑल दैट, यार मैं ये सब काम नहीं करती हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पे फ्री में यूट्यूब पे नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, वो अभी मैं सोच लूंगी इंस्टाग्राम के थ्रू दूँ, पीडीएफ में दूँ तुम्हें, या कम्युनिटी पे अपलोड कर दूँ, तुम्हें सारे नोट्स मिल जाएंगे मेरे चैनल से। ठीक है, वो भी बहुत बेहतरीन नोट्स हमारे डायरेक्ट एनसीईआरटी के, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है। उसका मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी, प्लस यहाँ आपको आकर यहाँ पे पढ़ाऊंगी भी। ठीक है, तुम कितनी पीडीएफ रख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, जब तक सामने सॉल्व नहीं करते तब तक फायदा नहीं होता। तो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड ऑन माय चैनल, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम कंप्लीट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर को जल्दी से। ठीक है, और जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे आज जो हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दिस इज टोटल एनिमेटेड वीडियो। ठीक है, एनिमेशन प्लस एनसीईआरटी हो चुकी है यहाँ पे, क्योंकि मैंने देखा आप लोगों को आजकल क्रेज है कि आप एनिमेटेड वीडियोस से पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर एनिमेटेड आप लोगों के लिए वीडियोस, एनिमेटेड इमेजेस है, जिससे तुम जो है चैप्टर को देख पाओ, ऐसे ना दिमाग में से स्टोरी बन जाती है। साथ में यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी की लाइनें कॉपी पेस्ट कर दी हैं, एक एक लाइन एनसीईआरटी की यहाँ चल रही है। इसके बाद तुम एनसीईआरटी को टच भी मत करना, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक एक लाइन बाय लाइन रीड करके तुम्हें आज हिंदी में समझा दूंगी और मीनिंग्स बता दूंगी, जिससे तुम्हें चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, और ये पिक्चर से चैप्टर दिमाग में एक स्टोरी फॉर्मेट में बस जाएगा। ठीक है जी, चलो शुरू कर दिया चैप्टर को। तो समझ चुके हो खुशवंत सिंह जी जो है, मैंने फोटो भी दिखाई थी, पीआईपी में देखा होगा आपने स्टार्टिंग में, राइटर का डिस्क्रिप्शन भी लिखा था। वैसे आता नहीं है राइटर का डिस्क्रिप्शन लिखने को एग्जाम में, तो हम लर्न करने की इतनी जरूरत नहीं है। तो खुशवंत सिंह जी ने अपनी दादी माँ के बारे में इस चैप्टर के थ्रू हमें बताया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। My grandmother, like everybody else's grandmother, was an old woman। तो खुशवंत सिंह जी बताते हैं कि भाई मेरी दादी माँ, जैसे सब बच्चों की दादी माँ बूढ़ी होती है, मेरी दादी माँ भी बूढ़ी थी। वो बूढ़ी थी और ओल्ड और रिंकल्ड थी, लगभग समझ लो तुम 20 सालों से, जितने सालों से मैं उन्हें जानता हूँ तब से वो बिल्कुल बूढ़ी सी थी। अब वो ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो हम लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है। हम जब पैदा हुए थे तो हमारे दादा दादी, नाना नानी ना ओल्ड एज में एंटर कर चुके होते हैं। तो जब हम आते हैं 3, 4, 5, 6 साल के होते हैं, हम जब हम बूढ़े और जवान के बीच में फर्क समझ पाते हैं, तो तब से हम उनको ना बुढ़ाई देखते हैं। फिर अब हम और बड़े 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 होते रहते हैं, तो हमें क्या लगता है कि हमारे दादा दादी, नाना नानी को हमने बुढ़ापे ही देखा होता है। तो सेम गोज ऑन विद खुशवंत सिंह जी। वो कहते हैं शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, ओल्ड है, बूढ़ी, रिंकल्ड मतलब झुर्रियों से भरी हुई है मेरी दादी, फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। यानी कि मैं 20 साल का हो चुका हूं, तब से लेके अब तक, जब से मैं छोटा सा था तब से लेके अब तक मेरी दादी बूढ़ी ही है, मैंने उन्हें बूढ़ा ही देखा है। ठीक है, पीपल सेड दैट शी हैड बीन वंस यंग एंड प्रिटी। कह रहे मेरे आसपास के लोग कहते हैं अरे तुम्हारी दादी बहुत सुंदर थी, यंग मतलब जवान थी, और प्रिटी मतलब बहुत ज्यादा सुंदर थी, एंड इवन हैड अ हस्बैंड, और एक उनका हस्बैंड भी थे। तो ऑब्वियस बात है दादी है तो दादाजी तो होंगे ही, ऐसा थोड़ी नहीं होंगे, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। बट खुशवंत सिंह जी जब छोटे थे कह रहे मुझे तो यकीन ही नहीं होता था कि भाई दादी मेरी कभी छोटी हुआ करेंगी, दादी भी मेरी ऐसे क्यूट से दिखती होंगी कभी बचपन में। ठीक है, या उनकी शादी हुई, उनके हस्बैंड है, नहीं मुझे यकीन नहीं होता था। बट फिर भी यकीन दिलाने के लिए उनके घर में एक फोटो लगी हुई थी उनके दादाजी की, उनके घर में, तो हाँ उनको उसे देख के यकीन हो जाता होगा, हाँ भाई मेरे दादाजी थे। ठीक है, वो कैसे थे? वो अब तो गाइस उनकी डेथ हो चुकी थी, बट उनको जानने के लिए हमारे पास एक तरीका है। वो क्या है कि खुशवंत सिंह जी का जो घर था, उसका जो ड्राइंग रूम था, उसकी जो शेल्फ होती है ना ड्राइंग रूम में, से अलमारियां से
लगी होती है। तो अलमारी के ऊपर क्या था, एक फोटो टंग रखी थी, उसमें खुशवंत सिंह जी के दादाजी की फोटो थी वो। सो लेट्स सी, नरेटर के जो ग्रैंडफादर थे, हु वाज नाउ डेड, याद रखना कई बच्चों को पता ही ना हो कि उन्हें लग रहा हो जिंदा है उनके दादाजी, नहीं, उनके दादाजी जब वो छोटे थे तभी नहीं थे वो, ठीक है। ही वाज नॉट डेड, वाज एन ओल्डर मैन विद अ टर्बन, ठीक है। तो वो बहुत बूढ़े से दिख रहे थे उस फोटो के अंदर, उन्होंने पगड़ी पहन रखी थी, ठीक है, एंड अ व्हाइट बियर्ड, और व्हाइट कलर की लंबी सी उनकी दाढ़ी थी, ठीक है। हिज पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट क्या होता है, सिंपल फोटो को मान सकते हो आप पोर्ट्रेट, तो इस तरीके से समझ लो एक अलमारी सी थी, उसके ऊपर ऐसी फोटो लगी थी और फोटो में दादाजी की तस्वीर थी, ठीक है। तो यहाँ पे उनका जो है, कहाँ पे फोटो का हमें समझ में आ गया, ऐसे उनके दादाजी थे। हिज ग्रैंडमदर टोल्ड हिम अबाउट द गेम शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। अब जब भी ये दादी और पोता बैठ के बातें करते थे तो दादी माँ बताती थी, तुम्हें पता है मैं बचपन में ये गेम्स खेलती थी। तो खुशवंत सिंह जी को इतना से यकीन नहीं होता था कि भाई मेरी दादी उछल कूद के गेम खेलती होगी कभी, ये कैसी बातें करनी है कि ये छुपन छुपाई पकड़म पकड़ाई ये खेलती थी ना भाई ना। तुमने खेले हैं ये सारे गेम्स बचपन में, ऑब्वियसली खेले होंगे, बर्फ पानी छुपन छुपाई ये वो, आजकल के बच्चे तो कम ही खेलते हैं, बट हाँ हमने बहुत खेले हैं। तो अब उनकी दादी माँ का डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि बेसिकली दिखने में उनकी दादी माँ थी कैसी। तो सी वो शॉर्ट, छोटी सी हाइट की थी, बेंट, थोड़ा सा झुक के चलती थी, एंड रिंकल्ड, चेहरे पे बिल्कुल झुर्रियां थी हमारी खुशवंत सिंह जी की दादी माँ की। नाम नहीं बताया मैं दादी माँ का, ठीक है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फ्लैट एंड स्लाइटली बेंट, कह रहे हमेशा से, जब से मैं पैदा हुआ, मैं बड़ा हुआ, कॉलेज गया, हमेशा मेरे को दादी माँ छोटी सी थी, झुक के चलती थी और झुर्रियां थी और थोड़ी सी मोटी सी थी मेरी दादी माँ, ठीक है। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस विद रिंकल्स, इतनी झुर्रियां भरी हुई थी मेरी दादी के फेस पे, एवरीवेयर टू एवरीवेयर, पूरे फेस पे झुर्रियां भरी हुई। वो ये ऐसा क्यों दिखा रहे हैं कि मेरी दादी माँ बूढ़ी थी, बट बूढ़ी होने के बावजूद गाइस वो अभी कहेंगे कि उनकी दादी माँ बहुत सुंदर दिखती थी। तो खाली ये नहीं कि आप मेकअप कर लो, आप ब्यूटीफुल तभी लगोगे, आपकी स्किन टाइट है, ये कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट और ये ऐसी वाली स्किन है तो ही आप सुंदर लग सकते हो, नहीं, ब्यूटी लाइज इनसाइड द इंसान। तो इवन तो उनकी दादी के फेस पर बहुत झुर्रियां थी, बुढ़ापा आ गया था, बट स्टिल वो कहते हैं जब मैं अपनी दादी माँ को देखता था तो एक शांति मिलती थी मुझे उन्हें देख के, और वो बहुत ब्यूटीफुल लगती थी, जो आने वाली लाइन से तुम समझ जाओगे, ठीक है। तो लेट्स सी कि उनके फेस पे इतने रिंकल्स थे फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड ओल्ड। तो उन्हें लगता था क्या कि नहीं, मेरी दादी माँ तो हमेशा से ही बूढ़ी रही है, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन, इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि अब और बूढ़ी क्या ही होंगी, ऐसी लगती थी उनको अपनी दादी माँ, ठीक है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। अब उनको अपनी दादी माँ को देख के क्या लगता था कि वो उनकी दादी माँ कभी प्रिटी मतलब ऐसे कोई बहुत सुंदर सा जिसको आप देख के कहो ना, प्रिटी नहीं थी, बट शी वॉज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल किस सेंस में थी, वही जैसे आप समझ सकते हो कि उन्हें अपनी दादी माँ कि जो है जैसे कहते हैं ना ब्यूटी लाइज इन सिंप्लिसिटी, तो वो इतनी सिंपल थी कि वो ब्यूटीफुल जरूर दिखती थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो करती क्या थी पूरा दिन घर में दादी माँ, तो जो दादी थी खुशवंत सिंह जी की, शी हॉबल्ड अबाउट, हॉबल्ड मतलब होता है इधर उधर घूमते रहना, ठीक है, वर्ड मीनिंग जो एग्जैक्ट वाले वो आप देख सकते हो। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट। तो दादी माँ जैसे कि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी तो वो ज्यादातर व्हाइट कलर के ही कपड़े पहनती थी, बिकॉज शी वॉज अ विडो, ठीक है। तो वो स्पॉटलेस व्हाइट यानी कि पूरे व्हाइट से कलर के कपड़ों में हर समय घर में घूमती रहती थी, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ अपनी कमर पे रखती थी, एंड जो है उसको बैलेंस करने के लिए अपने स्टूप को, कमर को, एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी। बीड्स ऑफ रोजरी क्या होता है, माला जो होती है ना गाइस, जो हम चैंटिंग के लिए, जो हम भगवान का नाम जो है लेने के लिए जो हम माला यूज करते हैं, उसको लिखा है बीड्स ऑफ रोजरी। तो दादी क्या करती थी, सफेद रंग के उनके कपड़े होते थे, पूरा दिन घर में घूमती रहती थी, एक कमर पे हाथ रख के और दूसरे हाथ में उनकी होती थी माला अपनी, एंड शी यूज्ड टू प्रे ऑल द टाइम, ठीक है। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडेडली। सिल्वर लॉक्स क्या हुए, उनके जो बाल थे, अब दादी माँ के बाल भी सफेद हो चुके थे, इसलिए उन्होंने लिखा है सिल्वर लॉक्स। वो स्कैटर यानी कि इधर उधर बिखरे पड़े रहते थे। ओवर हर पेल, उनका फेस कैसा था, पेल सा था, पकड़ फेस मतलब बुढ़ापा का जो फेस होता है ना, थोड़ा सा झुर्रियों वाला वैसा, एंड हर लिप्स, और जो दादी माँ के होठ थे, दे कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन अनऑडिबल प्रेयर। हर समय दादी माँ भगवान का नाम लेती थी, चाहे वो किसी से इधर घूम रही हो उधर घूम रही हो, हर समय उनके होठ ऐसे ऐसे चलते रहते थे, क्या वो जो है भगवान का नाम हर समय जो है चैंट करती रहती थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। विंटर लैंडस्केप लगती थी माउंटेन्स के बीच में, ऐसे मतलब समझ लो तुम जैसे बर्फ पे पहाड़ों पे जो बर्फ गिरी होती है ना, और उसको देख के जो तुम्हें शांति मिलेगी, वैसा ही कुछ खुशवंत सिंह जी को अपनी दादी को देख के लगता था। प्योर व्हाइट्स में वो जो है उनका अटायर होता था, और इतनी जो है पीस उनके अंदर से दिखता था जैसे उनको वो देखा करते थे, क्योंकि वो इतना भगवान का नाम लेती थी, इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल थी वो, तो उनकी सोल भी बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली प्योरीफाइड थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे यही उन्होंने बताया कि मेरी दादी कैसी लगती थी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। ऐसा लगता था जैसे वो शांति, ऐसी शांति उनके अंदर से वो पीस कोई ब्रीद करती थी, एंड कंटेंटमेंट मतलब क्या होता है, खुशी। दादी खुश रहती थी, सेल्फ मतलब कोई ऐसे नाराजगी नहीं किसी से, बहुत ही ज़्यादा। आप ऐसा मानो कि उनकी दादी माँ को देख के आप भी अगर उन्हें देख लो तो आपका भी मन शांत हो जाए, यू विल फील हैप्पी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब आपको दादी माँ पता चल गई, छोटी साइड के, बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही दिल की अच्छी लेडी है वो, ठीक है। अब दादी और पोते के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड था। चक्कर क्या था भैया, यहाँ पे जो खुशवंत सिंह जी के मम्मी पापा है वो रह रहे थे शहर के अंदर, वहाँ पे कुछ बिजनेस सेटल कर रहे थे। तो उस दौरान जो है खुशवंत सिंह जी गाँव में अकेले रहते थे अपनी दादी के साथ। तो दादी और पोता हर समय इकट्ठे रहते थे, वही उनको माँ की तरह पालती थी, खाना खिलाना, तैयार करना, स्कूल ले जाना। तो विलेज में दे वर वेरी क्लोज। तो चलो पढ़ते, विलेज में वो दोनों साथ में रहा करते थे, तो कैसा बॉन्ड था इनका। तो दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3
3 to 4 फेजेस। पहला फेज क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ दादी माँ, वो हमें पता चल गया। अब आ गए हम सेकंड फेज पे, जहां पे आप क्या जान रहे हो, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द, ये कौन सा फेज है, देयर लाइफ इन विलेज, कि विलेज में उनकी लाइफ कैसी रहती थी। तो अगर लाइफ इन विलेज की बात करें तो माय ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। तो खुशवंत सिंह जी खुद कह रहे हैं मैं और मेरी दादी माँ तो पक्के दोस्त थे। माय पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे लिव इन सिटी। तो ये मैं आपको बता चुकी, जब वो सिटी गए थे तो जो है हमें यहाँ छोड़ गए थे, मेरे को विलेज में, मैं और दादी इकट्ठे गाँव में रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, मेरी दादी माँ मुझे सुबह उठाती थी। रीड करते रहो तुम भी साथ साथ में, एनसीईआरटी तो पता नहीं खोलोगे नहीं खोलोगे, इसके बाद जरूरत भी नहीं पड़ेगी खोलने की, ठीक है जी। चलिए, और समझ में आ रहा है अच्छे से तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताते रहो। हाँ दीदी बढ़िया समझ में आ रहा है, एक इमोजी लगा दो फेवरेट वाला, रेड हार्ट, पर्पल हार्ट, फायर या स्माइली, या एक दादी माँ का इमोजी लगाओ भाई इस चैप्टर के अंदर, तो कि यस दादी माँ, और एक थम्स अप कि यस समझ में आ रहा है बढ़िया से। एंड जो है ऐसे ही हम इंटायर सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो आई एम वेटिंग, तुम करो जल्दी से कमेंट, फिर पढ़ जाते हैं आगे का चैप्टर। चलो, तो दादी माँ उन्हें सुबह उठाती थी, गेट मी रेडी फॉर स्कूल, तैयार करती थी। याद करो मम्मी जैसे हमें तैयार करती थी, सुबह सुबह उठ के मन नहीं होता था उठने का, बट जबरदस्ती उठना ही पड़ता था, ठीक है। फिर तैयार कराती थी, जूते पहनाए, फिर जो है आ गया ऑटो, फिर जाओ घर से स्कूल, ये सब तो वही खुशवंत सिंह जी के साथ होता था, बट थोड़ी डिफरेंट रहता था। तो दादी माँ उठा के तैयार करती थी, एंड जब वो उन्हें तैयार करती रहती थी तो शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि दादी माँ मोनोटोनस मतलब लगातार जो है ना वो हल्का 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 सिंग सॉन्ग में जो है अपने जो है होठों पे उनके क्या होता था, कोई ना कोई प्रेयर होती थी। तो क्या था भाई, अब जब वो बच्चे को तैयार कर रही है, ये शर्ट पहना रही है, ये बाल उसकी कंघा कर रही है, तो हर समय वो क्या करती थी, वो प्रे करती रहती थी, हल्के हल्के जो है भगवान का नाम लेती रहती थी, एंड उनको ड्रेस करते हुए भी, और ये होप में, इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। और दादी ऐसा क्यों कर रही थी, बच्चे को तैयार करते हुए खुशवंत सिंह जी को भगवान का नाम चैंट कर रही थी, प्रेयर कर रही थी, क्यों, जिससे कि जो है ना वो जो है लर्न कर ले इन प्रेयर्स को। जैसे कोई भजन गा रही हूँ, कोई आरती बोल रही हूँ हल्के से, ठीक है, कोई जो है कुछ भी तरीके से वो कोई नाम ले रही हूँ भगवान का, तो उनके जो पोता है उसको भी याद हो जाए वो पर्टिकुलर जो है प्रेयर। बट वो कह रहे मैं सुनता था बहुत ध्यान से, बट मैंने कभी लर्न करने की कोशिश नहीं करी। बट जब मेरी दादी माँ जब भगवान का नाम लेती थी, प्रेयर करती थी, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता था, अच्छा बहुत लगता था मेरे को, ठीक है। तो उन्होंने लिखा है दैट आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। अच्छा तो लगता था सुन के, बट कभी लर्न नहीं करा मैंने, ठीक है। उसके बाद दादी क्या करती थी, देन शी वुड फेच माय वुडन स्लेट। अब बचपन में छोटे होते हुए हमारे मतलब कहो तुम पुराने ज़माने में बच्चे स्कूल में स्लेट ले जाते थे, इतनी वेस्टेज ऑफ पेपर नहीं होती थी, स्लेट होती थी और उसी के ऊपर जो है बच्चों को सिखा दिया जाता था। तो स्लेट को रोज साफ करना पड़ता था, तो दादी उनकी स्लेट भी रोज साफ करती थी। अब उस वुडन स्लेट के ऊपर वो वॉश कर देती थी उसको, और उसको येलो चॉक से प्लास्टर कर देती थी, जिससे कि पहले का काम मिट गया और उसको प्लास्टर कर दिया। फिर एक टाइनी अर्दन इंक पॉट लेती थी, यानी कि छोटा सा इंक पॉट है, और उसको जो है रेड पेन ले रखती थी उनके लिए, और एक बंडल में बांध देती थी। बैग भी दादी लगा रही थी भाई साहब, ठीक है जी चलो। और फिर जो है उसको खुशवंत सिंह जी को बैग पकड़ा देती थी उनका। एंड फिर दादी क्या करती थी, ब्रेकफास्ट बनाती थी। अब ये लोग ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे विलेज में, ब्रेकफास्ट में ये खाते थे थिक चपाती। कौन सी चपाती, स्टील चपाती। जैसे घर में एक दिन पहले एक फुल्का बच जाता है ना, तो हम कहते हैं रख दो कैसरोल में, कल खा लेंगे सुबह। तो वैसे ही ये लोग एक दिन पहले कुछ थोड़ी सी चपाती रख देते थे सुबह नाश्ते में, उसको कैसे, उसको जो है गर्म करके उस पर बटर और शुगर लगा के खाया करते थे दादी और पोता। और वो कुछ जो है ना ऐसे तरीके से कुछ चपाती उसको अपने साथ भी दादी ले जाती थी, क्योंकि दादी इज अ ग्रेट एनिमल लवर। तो वो रास्ते में जाते हुए डॉग्स को भी वो चपाती फीड किया करती थी, ठीक है। तो वो रास्ते में मंदिर जाते, वो जब पढ़ने जाते थे तो रख के ले जाते थे साथ में काफ़ी सारी चपाती। इसको मैंने मंदिर क्यों बोला वो अभी आप समझ जाओगे। तो दादी माँ उनको स्कूल छोड़ने के लिए भी जाती थी, और जब स्कूल छोड़ने जाती थी तो स्कूल में भी बैठ जाती थी। अब तुम सोचो दादी माँ क्या पढ़ने जाती थी, नहीं, दादी माँ पढ़ने नहीं जाती थी। एक्चुअली में क्या होता है, गाँव में जो है यहाँ पे जो खुशवंत सिंह जी का गाँव था, और पुराने ज़माने में और अब भी काफ़ी जगह पे ऐसा होता है दैट मंदिर में स्कूल भी होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली खुशवंत सिंह जी के टाइम पे क्या था, बचपन में गाँव में जो मंदिर था वहीं के जो पंडित जी थे, पुजारी थे, वही पढ़ाया करते थे बच्चों को। तो दादी खुशवंत सिंह जी के साथ जाती थी, वो अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, बाहर खुशवंत सिंह जी बैठ के जो है अपनी पढ़ाई करते थे। अल्फाबेट्स हो गया एंड मॉर्निंग की प्रेयर्स हो गई। तो जो है बच्चे एक साइड पे बैठ जाते थे वरांडे में, यानी कि जो मंदिर का आंगन था वहाँ बैठ जाते थे, दादी अंदर बैठ के प्रेयर करती रहती थी, ठीक है। चलो इस तरीके से दोनों स्कूल में भी इकट्ठे रहते थे गाइस। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब खुशवंत सिंह जी का स्कूल खत्म होता था और दादी प्रेयर कर चुकी होती थी, तब वो दोनों घर वापस आते थे, और वापस आते हुए बहुत सारे विलेज के जो डॉग्स होते थे इस तरीके से उनका पीछा करते रहते। जैसे अगर आप में से कोई डॉग्स को डॉग बिस्किट्स खिलाते हो या फिर जो है कुछ भी खिलाते हो, तो वो देखा जब भी हम निकल के जाते हैं हमारे पीछे पीछे आने लगते हैं स्ट्रीट डॉग्स, तो वैसे इनके पीछे पीछे स्ट्रीट डॉग्स चलते रहते थे, हाउल करते हुए, ग्राउल करते हुए, खुश होते थे वो कि दादी उन्हें चपाती या रोटियां जो है वो खिला रही, तो दादी उनको जो है खिलाती रहती थी। और फिर वो दोनों दादी पोता घर पहुंच जाते थे। अब उनकी लाइफ में ये जो इतनी हैपनिंग, कितनी ब्यूटीफुल सी जो है दादी और पोते के बीच का बॉन्ड था, इसमें आने वाला था चेंज। सो अब आ गए हम अपने चैप्टर के थर्ड फेज पे। अब क्या होता है, अब खुशवंत सिंह जी के पेरेंट्स जो है पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से सेटल हो चुके हैं शहर के अंदर, ठीक है जी। अब जब वो शहर में सेटल हो गए तो अब अपनी माँ को, खुशवंत सिंह जी के पापा और अपने बेटे को ऑब्वियसली लेने आएंगे। तो अब वो सिटी में बुला लेते हैं दादी को भी और पोते को भी, और यहाँ से उनका बॉन्ड और उनकी लाइफ विल बी इंटायरली चेंज, बिल्कुल बदल जाएगी। क्या आपके साथ कभी ऐसा तुमने फेस करा कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाओ तो भाई बहुत लाइफ इधर से उधर हो जाती, तो सेम होगा हमारी
दादी माँ के साथ में। तो व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन सिटी, तो ये टर्निंग पॉइंट था इन आवर फ्रेंडशिप। सो मार्क दिस लाइन, लिख लो इसको अपनी कॉपी के अंदर, जो मैंने कहा है आप लोगों को कॉपी ले आओ, एक लिखो इसको, कमेंट में लिखो, टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। व्हाट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप? कमेंट करके बताओ क्या है दोनों दादी पोता की टर्निंग पॉइंट लाइफ में फ्रेंडशिप का? जब वो शहर गए तो फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट आ गया था। फिर वो कहते ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, ऐसा नहीं था शहर जाके कुछ बहुत बदल गया, नहीं, मैं और मेरी दादी माँ एक ही कमरे में रहते थे, बट जो है अब दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी, वो मेरे को स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि अब मेरा एडमिशन एक इंग्लिश स्कूल में हो गया था, इंग्लिश मीडियम वाले, और मैं एक मोटर बस में यहाँ लगाई है मैंने, मोटर बस यहाँ पे सारी एक एक एनिमेटेड इमेज है यहाँ पे जो तुम्हें विजुअलाइज करने में हेल्प करेगी। तो अब खुशवंत सिंह जी तो बस में बैठ के स्कूल जा रहे थे, तो अब दादी माँ किसको स्कूल तक छोड़ने जाती, ठीक है। एंड जो है देवर नो डॉग्स ऑन द स्ट्रीट, तो शहर में इतने ना स्ट्रीट डॉग्स नहीं थे उनके यहाँ जिस मोहल्ले में वो रहते थे। तो अब दादी माँ क्या करे, दादी माँ तो जानवरों को बहुत प्यार करती थी, दादी माँ को जानवरों की सेवा करना बहुत पसंद था। तो अब उन्होंने क्या शुरू करा, अब वो जो है सिटी का जो हाउस था, उसका कोर्टयार्ड, जो उसका वेड़ा था या उसकी जो बालकनी थी आप मान लो, उसके अंदर बैठ जाती थी, और वहाँ पे स्पैरो जो होती है ना, वो छोटी छोटी चिड़िया वो चीची करते हुए आती थी, तो उनको वो जो है ब्रेड खिला दिया करती थी। तो अब बस दादी माँ की लाइफ में क्या चेंज आ गया था, एक बहुत बड़ा चेंज आया कि बच्चे की जितनी केयर कर पाती थी उतना टाइम अब उसको नहीं दे सकती थी, वो तो बिजी था, स्कूल है, स्कूल नहीं छोड़ने जाना, ठीक है। और साथ के साथ में अब डॉग्स नहीं थे, तो वो बस स्पैरोज को खिलाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, वो कहते जैसे जैसे गाइस मैं स्कूल में बड़ा उतरा, मैं दादी माँ को कम देखने लगा। अब तुम खुद देख लो, तुम्हारे पे टाइम है पूरे दिन में, खुद बताओ, स्कूल जाते हो, 3 ट्यूशनें हो गई, आओगे घर, खाना खाओगे, थोड़ी देर सो जाओगे, होमवर्क करोगे, तो थोड़ी देर चलो 1 घंटा मोबाइल देख लिया तुमने अपना, फिर सो गए, फिर कल स्कूल। क्या टाइम का है हमारे पास में? तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं है जब तक तुम स्टूडेंट हो। मिलने का टाइम है किसी से कि जाके दादी से मिलाओ, नानी से मिलाओ जाके, गर्मी की छुट्टी होती है तब भी हॉलीडे होमवर्क मिल जाता है इतना सारा, साथ में भी अगर दादा दादी रह रही हो तो टाइम नहीं मिलता इतना बात करने का, मम्मी पापा से टाइम नहीं मिलता बात करने का। तो सेम गोज ऑन विद खुशवंत सिंह जी, कह रहे मैं पढ़ाई में व्यस्त हो गया और अपने दादी से ज्यादा नहीं मिलता था। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वीक, में अब कह रहे शुरू में ऐसा नहीं था बिल्कुल हमारा रिलेशन में ऐसा कि बिल्कुल ही दूरियां हो गई थी, नहीं, दादी मुझे उसमें भी उठाती थी, शहर वाले घर पे भी दादी सुबह उठाती थी, तैयार करती थी, और जब मैं वापस आता था तो वो मुझसे पूछती भी थी कि बताओ बेटा स्कूल में क्या पढ़ के आए हो। तो इस तरीके से वो घर पे इतना डिस्कशन करते थे, ये मत सोचो कि बिल्कुल ऐसे बॉयकॉट हो गया मिलना, नहीं, थोड़ा थोड़ा दूरियां बढ़ने शुरू हो जाती हैं सर्कमस्टेंसेस की वजह से, ठीक है। तो वो उनको बताते थे खुशवंत सिंह जी कि मुझे तो स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई है आज। अब जब वो दादी को बताते थे मैं इंग्लिश पढ़ के आऊँ, तो दादी को समझ नहीं आता था, क्योंकि जो मंदिर में जो स्कूल था वहाँ स्क्रिप्चर्स की नॉलेज दी जाती थी, और वहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स पढ़ा रहे थे वो इनिशियल प्राइमरी जो है पढ़ाई कर रहे थे, तब उतना दादी माँ पढ़ा पाती थी खुशवंत सिंह जी को। अब वो इंग्लिश मीडियम में चले गए, वहाँ की बातें दादी माँ को नहीं पता थी, ना ही उन्हें पसंद आता है ये सब, ठीक है। तो वो बताते दादी माँ को कि भाई मैं तो साइंस की क्लास में ग्रेविटी का लॉ पढ़ के आया हूँ, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पढ़ के आया हूँ, वर्ल्ड राउंड है ये पढ़ के आया हूँ। ये सब सुन के दादी माँ अनहैप्पी हो जाती थी। अब तुम खुद सोचो क्यों हो गई अनहैप्पी, उनका बेटा पढ़ रहा है, वो अनहैप्पी क्यों हो रही है इस बात पे? तो रीजन था उनके अनहैप्पी होने का कि गाइस इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्क्रिप्चर्स की जो हम लोगों के जो स्क्रिप्चर्स हैं, बीइंग एन इंडियन एंड स्पेशली अगर हम हिंदू की बात करें हम लोगों की, तो भाई जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं जिससे हमें पता नहीं कितनी ही नॉलेज मिल सकती है, तो हमें स्कूल में वो नहीं पढ़ाए जाते। तो दादी माँ को बुरा लगता है कि ठीक है वो सब पढ़ाओ बट एटलीस्ट हमें स्क्रिप्चर्स भी पढ़ाए जाने चाहिए। तो दादी माँ को अच्छा नहीं लगता था। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट इन इंग्लिश स्कूल, तो उन्हें पसंद नहीं था ये इंग्लिश स्कूल में किस टाइप की तुम्हें पढ़ाई करा रही है, कि कोई गॉड की कोई स्क्रिप्चर्स की बात ही नहीं हो रही है। और एक दिन कहते खुशवंत सिंह जी, मैंने बता दिया अपनी दादी माँ को कि हमें स्कूल में म्यूजिक के लेसन दे रहे हैं। उस दिन के बाद से तो दादी माँ ने खुशवंत सिंह जी से बात करना बंद कर दिया। क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू दादी माँ एट दैट टाइम म्यूजिक वॉज अ ल्यूड प्रोफेशन। ल्यूड मतलब होता है, मतलब अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट वर्ड मीनिंग देखना चाहो, ल्यूड प्रोफेशन यानी कि ये काम सब लोगों के लिए नहीं है। एंड स्पेशली अकॉर्डिंग टू दादी माँ उनको लगता था दैट ये जो प्रोफेशन है म्यूजिक का या जो ये म्यूजिक है वो कौन करते हैं, वो हेरल्ड्स और बेगर्स जो है करते हैं। हेरल्ड्स आर बेसिकली यू कैन से दैट प्रोस्टिट्यूट्स, एंड जो होता है हमारा बेगर्स कौन होगा, जो भिखारी होते हैं, उनका काम होता है म्यूजिक में जाना। तो ये दादी माँ के चैप्टर में लिखा है। तो दिस वॉज हर थिंकिंग। तो उन्हें पसंद नहीं आता कि खुशवंत सिंह जी की क्लास में म्यूजिक भी पढ़ाया जा रहा है। तो अब तो वो कहते हैं उसके बाद तो दादी माँ ने बात करना मेरे से बंद कर दिया, बिल्कुल ही ना के बराबर बात करती थी जब मैंने उन्हें बताया कि भाई मेरे स्कूल में मुझे म्यूजिक सिखाया जा रहा है। सो यू कैन रीड इट। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस। ल्यूड एसोसिएशन, म्यूजिक उन लोगों से एसोसिएटेड दैट जो ल्यूड काम करते हैं। एंड इट वॉज द मोनोपोली। मोनोपोली मतलब जो काम, जैसे हमारे जो है मोनोपोली मतलब जिसको ये काम उसी के लिए बना है, सबसे ज्यादा होल्ड उनका होगा उस काम पे। तो वो है हेरल्ड्स एंड बेगर्स के लिए, एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक। जो जेंटल फोक है उनके लिए ये काम नहीं है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। जब उन्होंने बताया म्यूजिक पढ़ाऊं तो दादी माँ ने कुछ कहा नहीं, चुप रहती थी। ये नहीं कि भड़केंगी क्यों पढ़ा रहे हो स्कूल में ये वो, नहीं, ऐसे ना टोक टकाई नहीं करती थी दादी माँ, चुप हो जाती थी। एंड शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद दादी बात नहीं करती थी, ठीक है। अब खुशवंत सिंह जी यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। अब ये थर्ड फेज आ गया, नहीं फोर्थ फेज आया आपके चैप्टर का, फोर्थ पार्ट शुरू हो चुका है। अब खुशवंत सिंह जी यूनिवर्सिटी में चले गए और अब वो बड़े हो गए थे, तो उनको उनका एक रूम दे दिया जाता है। एंड नाउ द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप जो था उनके बीच में वो टूट जाता है। कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप क्या था? कमरा एक था, कमरा तो एक ही था दादी पोते का, कुछ भी था, बात कुछ तो करते होंगे, रात को सो इकट्ठे रहे हैं, बैठ करते रहे कि कमरा एक ही अलमारी है, सब कुछ तो बहुत बॉन्ड होगा। अब वो बॉन्ड भी टूट जाता है।
कमरे अलग हो जाते हैं, ठीक है। एंड माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विद रेजिग्नेशन, ठीक है। इसका मतलब ये है, सेक्लूशन मतलब होता है अकेलापन, रेजिग्न मतलब क्या होता है अपने आप रिजाइन कर दो, अगर आप जॉब से छोड़ दिया अपनी जॉब अपनी मर्जी से। तो यहाँ उनका ये कहने का मतलब है इस फ्रेज का कि जब मेरा कमरा अलग हुआ तो दादी माँ ने कोई नाराज़गी नहीं दिखाई, उन्होंने चुपचाप मेरे से कमरा अलग कर लिया। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था जैसे हाँ उन्हें कोई मतलब वो ठीक है, वो चीज़ ओके विद इट कि उन्होंने कोई नाराज़गी नहीं दिखाई, कमरा क्यों अलग हो रहा है, उन्हें पता था ऐसा होगा। तो कई बार ऐसा हमने देखा है कि काफ़ी बार जो है हम लोग चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बट दादी माँ जो चेंज आ रहे थे खुशवंत सिंह जी की लाइफ में, कोई टोक टकाई नहीं कर रही थी कि ऐसा क्यों कर रहे हो ये वो, उन्हें पता होगा कि जो बच्चे के लिए उस समय सूटेबल है वो कर रहा है, ठीक है। शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील। अब उसके बाद जब उनका कमरे भी अलग हो जाते हैं तो दादी माँ हर समय घर में चरखा चलाती रहती थी, ठीक है। स्पिनिंग व्हील पे हर समय काम करती रहती थी, बात भी नहीं करती थी किसी से, हर समय स्पिनिंग व्हील पे जो है चरखा को चलाती रहती थी और प्रेयर्स अपनी रिसाइट करती रहती थी। सिर्फ और सिर्फ दोपहर के समय में दादी माँ जो है क्या करती थी, थोड़ा फ्री टाइम उनके पास होता था रिलैक्स करने का, तो वो उस समय पे स्पैरोज जो होती थी उनको दाना खिलाती थी, उनको फीड करती थी घर के वरांडा में। वरांडा क्या होता है गाइस, वेड़ा कहो तुम या फिर जो बालकनी हो गई या बाहर की जो जगह होती है ना जिसमें आंगन जिसमें बैठ जाते हैं, तो वहाँ कह रहे बहुत सारी स्पैरोज आ जाती थी, सारी ऐसी स्पैरोज आ जाती। दे यूज टू क्रिएट अ वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चिरपिंग्स, मतलब तुमने 15 चिड़िया आ जाए तुम्हारे घर में ची 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 ऐसे शोर मच जाता है, तो उसी शोर को वो कह रहे हैं वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चिरपिंग्स। कोई आके दादी के सर पे बैठती थी, कोई लेग पे, कोई शोल्डर्स पे, कह रहे वो किसी को ऐसे शू शू करके भगाती नहीं थी और वो बहुत खुश रहती थी उस समय में जब वो किसको इन सारी स्पैरोज को फीड कर रही होती थी, ठीक है जी। आप आगे क्या होता है, घर तो एक ही था, अभी इकट्ठे में देखती तो थी, फिर भी दादी माँ रोज खुशवंत सिंह जी को यूनिवर्सिटी में वो थे। अब खुशवंत सिंह जी फॉर मोर हायर स्टडीज अब्रॉड जाने का फैसला करते हैं कि मैं तो बाहर विदेश जाके पढ़ूंगा। चलो आगे देखते क्या होता है। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, और जब उन्होंने डिसाइड करा कि मैं फॉरेन कंट्री जाके पढ़ूंगा तो कह रहे मुझे लगा अब दादी माँ गुस्सा होगी, कहेंगी कि ये मत करो, बट कह रहे ऐसा नहीं हुआ। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, 5 साल के लिए मैं जा रहा हूँ। एंड नाउ दादी माँ वॉज वेरी ओल्ड, बहुत ओल्ड हो चुकी थी, अब उम्र का कोई अंदाजा नहीं था, समय का कुछ नहीं पता था, वो कभी भी जा सकती थी इस दुनिया से। तो वो कह रहे मेरे को मन में डर भी लग रहा था, मैं 5 साल के लिए जा रहा हूँ, क्या पता एक दिन फोन आया और ऐसा पता चले कि दादी माँ चल बसी हैं, तो उन्हें डर भी लग रहा था और उन्हें लग रहा था कि दादी माँ को बुरा लगेगा कि मैं इस उम्र में उनको छोड़ के विदेश जा रहा हूँ, ठीक है। वो एट हर एज वन कुड नेवर टेल, तो जिससे बिल्कुल ओल्ड एज हो जाती है ना तो हम नहीं कह सकते कि कब कोई सामने वाला हमारे जो दादा दादियाँ नाना नानी कब चल बसे। बट शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, बट दादी सेंटी भी नहीं हुई थोड़ी सी कि रोए थोड़ा सा मायूस हो कि बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है मायूस करें उन्हें, नहीं। दादी माँ ऐसी थी, वो हर समय समझ लो तुम उनको खुशवंत सिंह जी को मोटिवेट करी थी। अगर वो रो देती तो शायद खुशवंत सिंह जी अपना फैसला बदल लेते, वो सोचते मैं नहीं जाऊँगा पढ़ने, बट वो नहीं रोती हैं, वो सेंटी ही नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहती हैं। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने तक जाती हैं दादी माँ, ड्रॉप करने जाती हैं। एंड जब वो वहाँ जाती हैं तो भी बात नहीं करती उनसे, खुशवंत सिंह जी से कोई इमोशन नहीं दिखते थे फेस पे कि दुखी हो रही हैं, तुम जा रहे हो बेटा, नहीं, कुछ नहीं कहती थी। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर समय प्रे करती रहती थी। माइंड लॉस्ट इन प्रेयर, दिमाग भी भाई इतना भगवान का नाम लेती थी, इतना चैंट करती थी, तो शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, आप ये समझ सकते हो। हर फिंगर्स बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी, माला जो है उससे भगवान का नाम वो है जपती रहती थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, जाते जाते उन्होंने खुशवंत सिंह जी के यहाँ माथे पर जो है किस करा। एंड जो है व्हेन आई लेफ्ट जो है उनको ऐसा लगा था दैट दिस वॉज द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, तो उन्हें लगा अब ये मुझे लग रहा है मैं तो 5 साल के लिए जा रहा हूँ, तो ये मेरा और मेरी दादी के बीच का लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है कि लास्ट टाइम मेरी दादी ने मुझे टच करा है। अब उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था, चलो फ़ोन पे तो बात हो जाएगी, चिट्ठी लिख के बात हो सकती थी दादी से, तो फ़ोन वाला कॉन्टैक्ट तो हो सकता था, बट उन्हें लग रहा था शायद दादी माँ ने मुझे आखिरी बार मैंने अपनी दादी माँ को टच करो, ऐसा ना हो मैं वहाँ हूँ और वो उनकी डेथ हो जाए, ठीक है। वो ये डर से अपना पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, बट जो है दैट वॉज नॉट सो, वो कहते बट ऐसा नहीं था, बिल्कुल ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल बाद पढ़ाई पूरी करके खुशवंत सिंह जी घर आ जाते हैं। एंड जो है घर आते समय जो है वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, दादी माँ 5 साल बाद स्टेशन लेने भी गई थी। हम लोगों को देखो आजकल कोई आना हो, ठीक है जी आप आ जाना घर पे, ओला लेके वो उबर लेके आ जाना, ठीक है। दादी माँ वहाँ लेने गई थी अपने पोते को, बैठी रहती घर पे, घर ही तो आना था, नहीं, लेने जाती है स्टेशन तक, इतना प्यार करती थी वो खुशवंत सिंह जी से। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, कह रहे एक दिन और बूढ़ी नहीं लग रही थी, बिल्कुल उतनी बूढ़ी लग रही थी जितना मैं छोड़ के गया था, सेम टू सेम एज इट इज, जैसे कि उनकी उम्र बड़ी ना हो। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी नहीं आके बातें करियो बेटा क्या हुआ फॉरेन में, क्या किया क्या नहीं किया, गर्लफ्रेंड बनी क्या करा और कैसे रहा तुम्हारा करियर में, ये वो कुछ नहीं बात करी, कह रहे सिर्फ प्रेयर कर रही थी वो। एंड वाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स, मुझे हक करती हैं, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर्स, और तब भी प्रे कर रही थी। कह रहे इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब मैं पहले दिन भी घर आया, घर पहुंचा 5 साल बाद, उनका सबसे खुशी का समय वही था जब वो स्पैरोज को खाना खिला रही थी। एंड जो है कुछ स्पैरोज उनके यहाँ के बैठ रही थी, कुछ यहाँ के बैठ रही थी, तो वो कुछ को फेवरेलियस रिब्यूक्स यानी कि हल्का सा डांट भी देती थी थोड़ी स्पैरोज को। तो अब इतनी फ्रेंडली हो गई थी, स्पैरो बच्चों की तरह हो गई थी, उनको हल्का सा डांट देती थी। अब इवनिंग होती है, उस शाम को जिस शाम 5 साल बाद खुशवंत सिंह जी घर आते हैं, कह रहे मेरी दादी माँ में एक चेंज आता है। क्या आता है,
शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने क्या नहीं करी, उन्होंने पूजा नहीं करी। क्या हुआ, शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, सारी की सारी औरतों को मोहल्ले की उन्होंने मोहल्ले की सारी औरतों को इकट्ठा करा, नेबरहुड की, एक ओल्ड ड्रम सा लेकर आई एंड स्टार्टेड टू सिंग, गाना गाना शुरू कर दिया। कौन से गाने शुरू करे उन्होंने? गाने जैसे जो वॉरियर, जो सोल्जर जंग जीत के आ जाते हैं, या वॉरियर जो जंग लड़ने जाते हैं, तो जब जंग जीत के आते हैं तो उनको जो है खुशी में जो गाने गाए जाते हैं वो उन्होंने गाने शुरू कर दिए। एंड उन्होंने एक जो है ड्रम को लेके उसकी डायलेपिटेटेड स्किन, मतलब कि वो जो ड्रम का जो वो स्किन होती है ना, उसको ऐसे पीटना शुरू कर दिया। बजा रही थी वो ढोल बहुत जम के और खुश हो रही थी, गा रही, मजे कर रही। अब वो क्यों ऐसा कर रही थी? बिकॉज शी वॉज हैप्पी कि 5 साल बाद उनका पोता घर लौट आया है। कह रहे हमें उन्हें परसुएड करना पड़ा, मतलब परसुएड मतलब जबरदस्ती उन्हें रोकना पड़ा कि अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि अपने आप को इतना मत थकाओ। ओवर स्ट्रेनिंग मतलब इतना मत थकाओ अपने आप को। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। वो कह रहे जब से मैं पैदा हुआ, मैं उनके साथ जितने साल, उसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने देखा दादी माँ प्रे नहीं कर रही थी, बिकॉज शी वॉज सिंगिंग, वो गाना गा रही थी। चलो आगे क्या होता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह दादी माँ की तबियत खराब हो जाती है बहुत ज्यादा। इट वॉज माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार होता है, ज्यादा नहीं कहेंगे हम, हल्का सा बुखार हो जाता है। डॉक्टर ने कहा अरे चला जाएगा बुखार, बट दादी माँ की थिंकिंग डिफरेंट थी। वो कह रही नहीं ऐसा नहीं है। शी टोल्ड हर्स दैट हर एंड वॉज नियर, दादी माँ को ने कहा उनको, अपने घर वालों को, कि नहीं, जैसे डॉक्टर किया कि नहीं अब मेरा आखिरी दिन है, ये कह देती है वो। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ हर लास्ट चैप्टर ऑफ लाइफ she had omitted to pray, she was not going to waste any more time। ये लाइन पूरी इसलिए रीड कर जिससे तुम समझो। दादी कहती हैं कि अभी जो मेरा आज आखिरी दिन है, और आखिरी दिन से देखो कुछ घंटे पहले मैंने, कल जो शाम से मैंने प्रे नहीं करी इतनी देर, तो मुझे 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है बिना प्रे करे। तुम मुझे लीव, अकेला छोड़ दो, मुझे भगवान का नाम लेने दो। और दादी माँ को सब, इवन तो सिर्फ हल्का सा बुखार था, बट उनका मन जान चुका था कि अब उनका आखिरी दिन आ चुका है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर, तो उन्होंने कहा मुझसे बात मत करो, बट उन्होंने कहा नहीं, उनके घर वालों ने बोला कि नहीं नहीं आप ठीक हो जाओगे, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करा, बट दादी माँ ने इग्नोर कर दिया उनके प्रोटेस्ट को। शी ले पीसफुली इन बेड, वो अपने बेड पे लेट गई आराम से, एंड हाथ में उनकी माला थी अपनी, और उसको जो है वो चैंट करने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, कह रहे हमें अंदाजा भी नहीं लगा कब दादी माँ के जो लिप्स थे जो वो प्रे कर रही थी वो रुक गए, जो माला थी उनके हाथ से नीचे गिर गई, एंड उनकी फिंगर लाइफलेस हो गई, यानी कि दादी माँ की डेथ हो गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और जब वो डेथ भी होती है उनकी, तो उनकी फेस पे एक बहुत शांत भरा सा एक एक्सप्रेशन था। एंड एज वी न्यू दैट शी वॉज डेड, एंड उन्हें समझ में आ गया कि दादी माँ की डेथ हो गई। सो जस्ट इमेजिन गाइस, ऐसा हुआ समझ लो कि वो 5 साल तक जो है अपने पोते को वापस देखने के लिए जिंदा रही थी। ठीक है, जब वो आए एक दिन, उन्होंने शाम को एंजॉय करा, उनको सेलिब्रेट करा, अगले दिन ही दादी माँ चल बसी। तो वो 5 साल अपने पोते को वापस से देखने के लिए जिंदा रही, ये समझ लो तुम। ठीक है, वी लिफ्टेड हर ऑफ बेड एंड एज इज कस्टमरी ले हर ऑन द ग्राउंड, तो जैसे कि एज पर आर कस्टम्स होता है कि जो डेड बॉडी होती है उसको फिर ग्राउंड पे रखना होता है, तो वो दादी माँ को जो है जमीन पर रख देते हैं, एंड उन्हें एक रेड श्राउड से, रेड कलर के जो श्राउड होता है उससे कपड़ा होता है बेसिकली, उसको उड़ा देते हैं दादी माँ की बॉडी के ऊपर। ठीक है, एंड आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मोर्निंग, थोड़ी देर से, मोन मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली वो बहुत रोए होंगे कि वो इतना प्यार करते थे दादी से, वो चल बसी, तो बहुत देर तक कह रहे वो हम सब रोते हैं, शोक मनाते हैं। एंड वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर अ फ्यूनरल, फिर उन्हें अकेला छोड़ के वो लोग फ्यूनरल का, अंतिम संस्कार के अरेंजमेंट करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, और शाम को वो उनके रूम में जाते हैं, एक स्ट्रेचर लेके आते हैं, दादी माँ की बॉडी को उस पर रखते हैं, और फिर उन्हें सेरेमिट करने के लिए, यानी कि उनका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाते हैं दादी माँ को। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। अब क्या हो रहा था, सूरज ढल रहा था, और दादी माँ के कमरे में जाता हुआ सूरज आ रहा था, उसकी किरणें आ रही थी, एंड पूरे वरांडा में, उनके पूरे के पूरे वेड़े के अंदर, आंगन में वो देखते, अरे क्या है भाई, इतनी सारी चिड़ियाँ आके बैठ गई थी, और ऐसे बैठी हुई थी बिल्कुल जैसे कि कुछ भी बोल ना रही हो, ऐसे बिल्कुल शांत होके, बिल्कुल स्टिफ होके। और तब तक ना दादी माँ की बॉडी घर से बाहर नहीं गई थी, वो वहीं थी उनके आंगन के अंदर, और धूप आ रही थी हल्की हल्की, तो वहाँ सारी की सारी चिड़ियाँ बैठी हैं। बट चिड़िया का काम क्या, वो चींची करके खाना मांगेगी, बट चिड़िया भी शायद समझ चुकी थी कि उनकी जो दादी माँ थी जो उनको रोज़ खिलाती थी, आज वो नहीं रही, तो चिड़िया बिल्कुल चुप बैठी हुई थी, सारी की सारी चिड़िया। देयर वाज नो चिरपिंग, बिल्कुल ऐसे स्टिल होकर बैठी हुई थी। एंड जो है वो कहते हैं कि मेरी मम्मी को बहुत बुरा लगा इन चिड़ियाओं के लिए, कि उन चिड़ियाओं की जो इतनी प्यारी दादी माँ थी वो नहीं रही, तो जो है उनकी मम्मी ने क्या करा, कुछ कुछ ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े चिड़ियाओं के लिए वहाँ डाल दिए, एंड देन वो दादी माँ को लेके अंतिम संस्कार करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, अब जब वो कहते हैं हम वापस आए, और अगले दिन सुबह जब दादी माँ का अंतिम संस्कार करके हम वापस आ गए, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह जब मैंने आंगन में जाके देखा, तो वो सारे के सारे ब्रेड क्रम्स वहीं पे थे, और स्वीपर उन्हें स्वीप करके बाहर फेंक रहा था। तो दैट मीन्स उस दिन एक चिड़िया ने एक दाना नहीं खाया। तुम क्या सोचते हो, हमें लगता है यार जानवरों में क्या ही फीलिंग्स होती होगी, क्या ही समझेंगे, तो भूख गए, तो बस खाना चाहिए, नहीं, वो जो चिड़िया थी उसको भी वो दुख समझ में आ गया, वो भी उस दिन बहुत दुखी थी, शायद सबसे ज़्यादा दुखी थी सारी की सारी चिड़ियाँ, जितना खुशवंत सिंह दुखी थे, जितना उनके दादी के जाने पे उनकी मम्मी और उनके पापा दुखी थे, उतनी ही दुखी सारी चिड़िया थी। उन्होंने भी उनसे कुछ खाया नहीं है, वो भी बिना खाए चली गई, और जब उनकी डेड बॉडी रखी थी तो अब वो रो नहीं रही होंगी, बट अपने तरीके से वो भी बहुत परेशान थी, वो पूरे से स्टिल खड़ी हुई थी सारी चिड़िया। सो दिस वॉज द प्योर, आप लोगों का ये चैप्टर का, ये हमारा NCERT का एक्सप्लेनेशन था, एक एक लाइन मैंने आपको कवर करवा दी है। नाउ फाइनली इससे हमें क्या समझ में आया कि किस तरीके से जो दादी हैं उन्होंने अपने बच्चे के लिए वेट
कंप्लीट करा एंड जो है देन शी पीसफुली जो है उनको जो है वो चल बसी इस दुनिया से। एंड जब वो गई तो कैसा उनके फेस पे एक शांत एक्सप्रेशन था। सो दिस होल चैप्टर वाज अ जर्नी, आप या फिर कह सकते हो आप बॉन्ड बिटवीन अ दादी एंड अ पोता, और वो कैसे 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 चेंज होता रहा। एंड इसमें स्पेशलिटी आप दादी की देखो कि कभी नाराज नहीं हुई, कभी गुस्सा नहीं हुआ, एंड शी अंडरस्टूड कि जब बच्चा ये बड़ा हो रहा है, इसे भी अपना करियर बनाने, ने भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं करा, वो चुप रही एंड अपने लाइफ को आगे जो है पीसफुली जीती रही। ठीक है, सो विद दिस ये चैप्टर एंड होता है। अब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, मैंने इंस्टाग्राम पे सब अपलोड कर दिया है और बाकी भी तरीके से मैं आपको बता दूंगी हाउ आई विल बी प्रोवाइडिंग यू इट। प्लस जो है सबसे पहली बात सुन लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अलग सीरीज आएगी एंड वहाँ से आप उनको वो देख सकते हो। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कमेंट करके बता दो नेक्स्ट चैप्टर आपको जल्दी से कौन सा चाहिए, इधर यू वांट राइटिंग सेक्शन पहले या ग्रामर पहले बता दो, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई बच्चा बाद में देख रहा है तो चैनल पे जाके देखो, सबकी प्लेलिस्ट क्रिएटेड होगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन सानी। तो चलो आज हम पढ़ने वाले हैं वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आज हम पढ़ेंगे 11th इंग्लिश का चैप्टर 2 हॉर्नबिल बुक का। तो सबसे पहले ये चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर। सबसे पहले लिख के बताओ आप कौन सी डेट को इस वीडियो को पढ़ रहे हो, यानी कि आज डेट क्या है जिस दिन आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, कौन से महीने में पढ़ रहे हो, क्या डेट है, और एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ रहे हो ना, प्री बोर्ड यूनिट टेस्ट एनीथिंग लेजेंड हो तुम, तो भी स्वागत है तुम्हारा। जल्दी से कंप्लीट करो इस चैप्टर को एंड फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेना। तो आज मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी विद एनिमेशन एंड लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मुझे पता है कई बार आप लोग एनसीईआरटी खोलकर देखते ही नहीं हो या तुम्हें एनसीईआरटी टफ लगती है। तो यहाँ मैं एक एक एनसीईआरटी की लाइन पढ़ाऊंगी, वो भी विद एनिमेशन, सो दैट तुम्हारे दिमाग में स्टोरी फॉर्म में ये एनिमेटेड इमेजेस से स्टोरी बन जाएगी और एनसीईआरटी की एक एक लाइन रीड करके तुम्हें मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। सो इसके अलावा तुम्हें कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही एनसीईआरटी की जरूरत है। जस्ट इस वीडियो को एंड तक देखो एंड चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करा अभी तक या नहीं करा, तो प्लीज मैं वेट कर रही हूँ। पहले तुम लाइक करो वीडियो को, कमेंट करके बताओ कौन सी डेट को देख रहे हो। अब शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो जैसे कि ये शिप देख के समझ ही सकते हो कि भाई शिप पे बैठ के कहीं जाना है चैप्टर में, तो कोई सी से रिलेटेड कोई समुद्री यात्रा देखने वाले हैं। तो यस यू आर राइट, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक समुद्री यात्रा के बारे में। और यूजुअली हम देखते हैं कि समुद्री यात्रा पे कौन जाते हैं, कोई लुटेरे जा रहे हैं, भैया खजाना लूटने जाएंगे इधर उधर, या फिर कौन जाते हैं, कुछ ऐसे लोग जाते हैं जो कैप्टन हो गए शिप के, वो लेके जा रहे हैं अपनी शिप को। बट यहाँ पे एक आम आदमी का परिवार, एक नॉर्मल सी फैमिली है 4 लोगों की, उसमें मम्मी पापा हैं और 2 बच्चे हैं, वो जाएंगे समुद्री यात्रा पे। अब वो क्यों जाएंगे उसका रीजन जानते हैं। देखो क्या है, हमारे जो इस चैप्टर के राइटर है उनका नाम है गॉर्डन कुक। ठीक है, मैं उनकी फोटो दिखाती हूँ तुम्हारे को, मैंने पूरे रिसर्च करके ना उनकी असली फोटो। तो भाई एनिमेटेड इमेजेस है तो बाद में पढ़ेंगे, पहले इनकी असली फोटो देख लेते हैं। ये देखो, ये है परिवार, ये है गॉर्डन कुक, ये है उनकी वाइफ, ये है उनकी बेटी सू और ये उनका बेटा, क्या नाम है इसका नाम है जॉनथन। तो ये रहे 4 मेन कैरेक्टर्स हमारे इस चैप्टर के। तो ये जो है चारों मिलकर जाएंगे एक समुद्री यात्रा पे अपने शिप में बैठ के, जिसका नाम है वेव वॉकर। ठीक है, अब ये क्यों जाने हैं, क्योंकि ये जो हमारे राइटर हैं या हमारे जो नरेटर है जिनका नाम है गॉर्डन कुक, तो इनका मन है, ये जैसे हम लोगों का पैशन होता है ना, तो इनका पैशन है कि इन्हें समुद्री यात्रा पे जाना है। तो ये एक शिप बनवाते हैं अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को लेकर इस समुद्री यात्रा पे निकल जाते हैं। और ये रिपीट कर रहे हैं एक बहुत बड़े सी वॉयेजर की जर्नी को, जिनका नाम था कैप्टन जेम्स कुक। ये इनका नाम है कैप्टन जेम्स कुक, तभी आपके चैप्टर के राइटर्स में जेम्स कुक गॉर्डन कुक दोनों लिखा है। तो ही इज कैप्टन जेम्स कुक। ये कार्टोग्राफर थे। कार्टोग्राफर कौन होते हैं, जो मैप्स वगैरह बनाते थे ना। तो पुराने जमाने के अंदर भाई रास्ते तो पता ही नहीं होते थे, तो बड़े बड़े वॉयेजर्स जाते थे, रास्ते ढूंढते थे और फिर मैप्स बनाए जाते थे। तो ये निकले थे पूरी दुनिया के सफर पे, जो कुछ तुम ऐसा देख सकते हो। ये देख रहे हो ये मैप, ये पूरी दुनिया के सफर ये करा था इन्होंने, कैप्टन जेम्स कुक ने। कुछ ये इनके मरने के बाद में इनके क्रू ने कंप्लीट करा था। तो यहाँ से इंग्लैंड से देखो जो ये शुरू हुए हैं और ये पूरा धीरे 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 करके इनके 3 टाइप के इन्होंने जो है कवर करी थी अपनी जर्नीज। तो इनमें से ही एक जर्नी को जो ये हमारे गॉर्डन कुक है ना, जो दोनों बच्चों के पापा हैं और अपनी वाइफ के साथ जो निकलेंगे, तो वो इन वाले कैप्टन जेम्स कुक की जर्नी को रिपीट करना चाहते हैं। मतलब इनके रोल मॉडल होंगे और इन्होंने सोचा कि भाई अब मैं भी ऐसे ही अपना शिप बनवाऊंगा और मैं भी जैसे कैप्टन जेम्स कुक ने पूरा का पूरा इंग्लैंड से लेकर वो पूरा जो है पूरा चक्कर मारा था अर्थ का, वैसे ही मुझे भी मारना है। तो फिर ये क्या करते हैं, बोट बनवाते हैं और निकल पड़ते हैं अपने बच्चों के साथ। बट ऐसे ही नहीं, पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। तो वो तैयारी देखने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा अपना चैप्टर। सो व्हाट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर। हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब साथ में हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ना इस कमेंट सेक्शन के अंदर बड़े सारे शिप लगा दो, क्योंकि हम भी जो है सवार हो रहे हैं इनके साथ इनके शिप में और जो है एक्सपीरियंस करेंगे कि क्या क्या हुआ इनके साथ शिप में। तो मैं भी लगा रही हूँ पिन कमेंट के अंदर एक शिप, एक वेव, और तुम भी लगा दो एक शिप और एक वेव, और डेट भी लिख देना जिस दिन ये चैप्टर पढ़ रहे हो। तो ये है पूरी फैमिली। नरेटर है, नरेटर की वाइफ है, ये उनकी बेटी हो गई सू, और जॉनथन, हाँ तुम्हें लड़की सा लग रहा है, कोई बात नहीं मैनेज कर लो। ठीक है, तो जॉनथन है ये। ठीक है, तो ये बताएंगे कि भाई किस तरीके से ये दोनों छोटे छोटे बच्चों के साथ में इन्होंने इस जर्नी पे सर्वाइव करा था। ओके, करेक्टर्स भी पता चल गए। अब स्टार्ट करते हैं हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अब आपको मैं एक एक लाइन पढ़ाऊंगी, विद इन मिनिमम टाइम में होगा। ये नहीं कि भाई 1.5 घंटे तक इसी चैप्टर को मैं पढ़ाती रहूँ,
जल्दी पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, तो जुलाई 1976 में हमारे जो राइटर हैं उनका नाम है गॉर्डन कुक, वो नरेटर हैं, वो खुद बता रहे हैं देखो ऐसा ऐसा हुआ था। उनकी वाइफ जिनका नाम है मैरी, ठीक है, वो जो है उनका एज नहीं बता रखी, और जो है उनका बेटा जॉनथन जो 6 साल का है, और डॉटर सुजैन जो है 7 साल की, वो निकल पड़ते हैं, सेट सेल मतलब अपना शिप लेके निकल पड़ते हैं प्लाईमाउथ इंग्लैंड से, ठीक है, टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी ऑलरेडी कि 200 साल पहले 1976 से 200 साल पहले जो है कैप्टन जेम्स कुक ने भी जो है पूरा वर्ल्ड को जो है चक्कर मारा था अपने शिप में बैठकर, उसी को ये कवर करने जा रहे हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, अब ऐसा नहीं है कि बिना तैयारी के उतर पड़ेंगे बच्चों को लेके छोटे छोटे से 6-6, 7-7 साल के, नहीं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई कौन है? हमारे नरेटर कह रहे मैरी मेरी बीवी, मेरी वाइफ, और मैं कौन हूँ? मैं 37 ईयर ओल्ड का बिजनेसमैन हूँ। कौन है ये? बिजनेसमैन है, तो काफ़ी अच्छा बिजनेस होगा, अमीर होंगे तभी तो शिप बनवा के जा रहे हैं ऐसे, मतलब बिना परवाह करे पैसों की, ठीक है। तो 37 ईयर ओल्ड मैं बिजनेसमैन हूँ, एंड मैंने हमेशा ड्रीम करा है कि मैं ये जो फेमस एक्सप्लोरर है जेम्स कुक, इनकी जर्नी को जो है मैं रिपीट करूँ। और सिर्फ ऐसे ही इन्होंने नहीं सोच लिया कि भैया शिप लो और निकल पड़ो, नहीं। फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, पिछले 16 सालों से वी हैड स्पेंड आवर लेजर टाइम हॉर्निंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। इनफैक्ट इन्होंने, हमारे नरेटर ने और इनकी वाइफ ने 16 सालों से पिछली जो भी इनका लेजर मतलब खाली टाइम जिसमें तुम रीले चलाते हो, ठीक है, या दोस्तों से बातें करते हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से चैटिंग कर रहे होते हो, उस समय अभी 11th में आए हो, बेस क्लियर करो, पढ़ो हर समय, ठीक है, 1 घंटा रखो बस अपने फ्री टाइम का। तो ज्ञान भी बांटती रहूंगी मैं तुम्हारे को साथ साथ में, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ने का समय निकालना पड़ेगा बढ़िया सा टाइम टेबल बना के, ठीक है। तो टाइम टेबल वीडियो देख लेना, मैंने अपलोड कर दिया है, ध्यान से पढ़ो चैप्टर को। चलो, तो क्या है हमारा जो भी उनका लेजर टाइम, फ्री टाइम जितना भी होता था ना, तो फ्री टाइम में वो अपनी वाइफ के साथ ब्रिटिश वाटर्स में के अंदर, यानी कि ब्रिटिश के पास में जितना भी सी था वहां पे शिप ले जाके प्रैक्टिस करते थे, ऐसी थोड़ी पहुंच जाएंगे, ठीक है। आर्ट बोट वेव वॉकर, फिर वो अपनी एक पूरी की पूरी शिप बनवाते हैं, बेहतरीन सी वुडन बोट होती है, वो वुडन बोट नहीं शिप होता है, बड़ा सा वुडन, एज यू कैन सी हियर, दिमाग में बसा लो इस इमेज को, 23 मीटर 30 टन वुडन हर्ट ब्यूटी। तो कमेंट में लिख दो भाई, इसका जो डायमेंशन सारे गिवन है ना आपको, 23 मीटर की थी और 30 टन वुडन ब्यूटी थी हमारी वेव वॉकर। वेव वॉकर मतलब क्या? जो वेव्स को तोड़ती हुई वॉक करती हुई उनमें से चली जाएगी, ठीक है। इट हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, प्रोफेशनली बनाई गई थी, बहुत तरीके से बनाई गई थी, जिससे वो बढ़िया से बड़े और भयंकर से भयंकर जो ओशन है उसको झेल पाए, ऐसे बनाया गया था वेव वॉकर को। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स, और बहुत महीने लगाए थे हमारे नरेटर ने और उनकी वाइफ ने उसको टेस्ट करने में, इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। रफेस्ट वेदर मतलब जितना तूफान हमें मिल सकता था ना, हम उस तूफान में जो है अपने शिप को ले जाके हमने टेस्ट करा कि हमारा शिप बिल्कुल ठीक है या नहीं है। सो नाउ एक सेकंड आप इस वीडियो को पॉज कर लो और ये जो है ना, ये शिप्स के पार्ट देख लो, क्योंकि जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो ये शिप के पार्ट आपको समझने जरूरी होंगे। तो ये स्टारबोर्ड साइड होता है, ये पोर्ट साइड होता है, ये मेन मास्ट होता है, देखो ये जो पोल है ना शिप का, ये मास्ट होता है, ये जिब होती है, ये जो है ना ये कपड़ा सा जो होता है ये जिब होती है। तो थोड़ा सा आप, ये बून होता है, ठीक है, ये हल हो गया यहाँ पे। तो जो भी है एक बार हल्का सा नजर मार लो कि अच्छा ठीक है, क्योंकि आगे जब इनके शिप को जो है बहुत कुछ झेलना पड़ेगा तो तुम्हें समझ में आ रहेगा, अच्छा भैया ये इसका ये वाला पोर्शन की बात कर रहे हैं। अब ये दोनों कौन है तो मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ। मीनवाइल इन देयर जर्नी ये अपने साथ में 2 और कैप्टन्स को बुलाएंगे, 2 और सेलर्स को बुलाएंगे, कैप्टन नहीं कहेंगे, जो इनकी मदद करेंगे, क्योंकि आगे समुद्र बहुत डिफिकल्ट आने वाला था। तो ये 2 और लोगों को अपने साथ बुलाते हैं, उनका नाम किसी को ऑलरेडी पता तो बता दो, वरना अभी हम चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर्स जो है जर्नी, तो उनकी जर्नी टोटल में 3 साल की होने वाली थी, एंड कितने किलोमीटर्स की होने वाली थी? 1,05,000 किलोमीटर की होने वाली थी, ठीक है। तो द फर्स्ट लेग ऑफ अ प्लान 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली, यानी कि जो फर्स्ट भाग था उसका जर्नी का, जो स्टार्टिंग उनका फेज था वो बहुत अच्छे से गया। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, जैसे ही वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन तक पहुंचे। केप टाउन कहाँ पे है? केप टाउन जो है साउथ अफ्रीका में है, बिल्कुल मतलब एंड होता है ना जहाँ अफ्रीका, वहीं है केप टाउन, आप ये समझ लो। कह रहे वहाँ तक हमारी जर्नी बहुत अच्छी चली, बहुत बढ़िया हमारी जर्नी चली थी। मैप पे देख लो, हियर इज द केप टाउन। और उससे अब कहाँ जाना था इन्हें? अब इन्हें केप टाउन से कहाँ मुड़ना था? अब इन्हें मुड़ना था यहाँ ईस्ट की तरफ, हमारी इंडिया की तरफ अब इनको आना था। तो अब कौन सा ओशन इनके पास आने वाला था? अब इनके पास आने वाला था गाइस सदर्न इंडियन ओशन, और बहुत खतरनाक ओशन है हमारा सदर्न इंडियन ओशन। तो उस ओशन को टैकल करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं इस ओशन के अंदर, हमारे सदर्न इंडियन ओशन के अंदर, तो उसको टैकल करने के लिए ये 2 सेलर्स और लाते हैं, जिनकी फोटो मैंने आपको अभी दिखाई थी। कौन? लैरी विजल। दूसरे कौन थे? वो स्विट्जरलैंड के थे, हर्ब सीगलर। तो कोई बच्चा स्विस देख के मतलब स्विस उसका नाम था, नहीं, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे।
थे, एक थे अमेरिकन का नाम लैरी है, स्विट्जरलैंड वाले का नाम हर्ब है, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट वेदर। काफी सारी जर्नी इनकी स्टार्ट हुई, बढ़िया चली। अब इन्होंने बैठा लिया 2 सेलर्स को और ये केप टाउन से निकल पड़ते हैं। आवर सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। जैसे ही केप टाउन से निकलते हैं, दूसरा दिन होता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग गेल्स आने लगती हैं। नाउ गेल्स क्या होती हैं गाइस? गेल्स होती है समुद्री हवाएं। अब हमारे यहाँ पे हवा चलती है तो हम कहते हैं विंड, बहुत तेज चलती है, आंधी हो गई। जो सी के अंदर जब बहुत तेज हवा चलती है तो उसको हम कहते हैं गेल्स, ठीक है। तो वो गेल्स जो है, मीनिंग देख लो आप, गेल्स जो है बहुत बड़ी ऊंची ऊंची जो है बहुत तेज स्पीड में गेल्स आने लगती हैं, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक दे ब्लू कॉन्टिन्यूसली, और कुछ हफ्तों तक बहुत तेज तेज हवाएं उनके शिप पर चलती रही। बट गेल्स डिड नॉट वरी मी, बट उनको उन हवाओं से डर नहीं लग रहा था कि नॉर्मल है, ठीक है, हो रहा होगा। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, बट जिस साइज की जो है समुद्री वेव्स आ रही थी, लहरें जिस साइज की आ रही थी ना, वो डर लग रहा था देख के हमारे किसको, हमारे कैप्टन को, शिप के, हमारे नरेटर को, गॉर्डन को कह रहे 15 मीटर जितनी ऊंची ऊंची जो है ना लहरें आ रही थी सामने से। जो हमारे शिप का मेन मास्ट है, कितनी ऊंची थी वो वेव्स, ये देखो, जो शिप का मेन मास्ट है, मतलब जो मेन वाला इसका जो ये पोल होता है, ये उनका 15 मीटर का था। तो कह रहे इतनी ऊंची ऊंची वेव्स आ रही थी, तो इन्हें देख के उनको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। नाउ दिसंबर 25 आ जाता है, 25 दिसंबर, यानी कि आ जाता है क्रिसमस। दिसंबर 25 फाउंड 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। अब वो केप टाउन से आगे निकल चुके थे, उसके ईस्ट की तरफ 3500 किलोमीटर पीछे छूट चुका था अब केप टाउन, ठीक है, काफी आगे निकल चुके थे। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, भाई वेदर तो बहुत ही ज्यादा खराब था, बट फिर भी वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, बहुत अच्छी हॉलीडे उनके लिए। क्रिसमस उन्होंने अच्छे से मनाया, क्रिसमस ट्री भी लगाया उन्होंने। एंड जो है न्यू ईयर डे, अगर जब न्यू ईयर आया, मतलब अब नया साल आ चुका था, तो कहते तब भी कोई इंप्रूवमेंट तो वेदर में नहीं हुई, हवा ववा सब कुछ वैसे ही चल रही थी। और हमें ये लग रहा था कि भाई अब वेदर ना चेंज जरूर होगा, और चेंज अच्छे में नहीं होगा कि हाँ भाई अब अच्छा वेदर शुरू हो जाएगा, नहीं, हमें डर लग रहा था कि अब तो कुछ गलत वेदर और भयंकर वेदर जो है अब होने वाला है, ठीक है। तो 25 दिसंबर खत्म, न्यू ईयर भी हो गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एट द डॉन ऑफ 2 जनवरी नया साल शुरू हो गया इनका। 2 जनवरी को डॉन होता है सुबह के 4 से 5 बजे के बीच का, 3-4-5 बजे के बीच का सुबह का जो समय होता है वो। द वेव्स वर जाइगेंटिक मतलब होता है बहुत ऊंची, बहुत बड़ी, मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते जिस चीज को, उतनी बड़ी चीज को कहा जाता है जाइगेंटिक। इतनी बड़ी बड़ी वेव्स थी। वी वर सेलिंग विद ओनली स्मॉल स्टॉर्म जिप। स्टॉर्म जिप क्या है, मैंने आपको बताया था, जो कपड़ा लगा होता है ना शिप के ऊपर, उसको कहते हैं स्टॉर्म जिप, ठीक है। तो वो कह रहे हैं हम बहुत छोटी सी स्टॉर्म जिप के साथ में थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और उनका जो शिप था वो किस स्पीड पे चल रहा था? 8 नॉट्स पे। नॉट्स कौन होती है? नॉट्स मतलब होता है जिस स्पीड पे शिप चलता है। जैसे हमारी जो, अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो स्पीड किस में मेजर करते हैं बताओ? तो शिप जब चलता है तो स्पीड होती है वो नॉट्स के अंदर। तो कह रहे हैं हम 8 नॉट्स पे चल रहे थे, मतलब बहुत स्लो स्पीड थी, तेज भी नहीं थी उनकी स्पीड। एज दिस शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी रोलिंग टुवर्ड्स अस, यानी कि वो कहते हैं जैसे ही हम लहर के ऊपर जाते तो ऐसा लगता पूरा का पूरा जो समुंदर है, जो वेव्स है, वो हमारे ऊपर गिर के आने वाला, ऐसा लगता था। क्या तुम कोलंबस झूले में बैठे हो कभी? वो ऐसे जाता है झूला, ठीक है, और फिर ऐसे वापस आता है, शिप टाइप का होता है वो, ठीक है। तो सपोज करो उनका शिप ऐसे चला जाता था कि भाई पलट ही ना जाए, या पूरा का पूरी लहरें इनके शिप के अंदर ही आके ना गिर जाए, ऐसा इनका शिप जो है इतनी ऊंची ऊंची वेव्स के ऊपर जा रहा था, ठीक है। चलो आगे देखते क्या होता है। टू स्लो द बोट, आप इनको अपनी 8 नॉट पे कर रही थी शिप को, तो इन्हें सोचते और धीरे चलाते हैं अपने शिप को, तो उसको स्लो करने के लिए इन्होंने स्टॉर्म जिप जो होती है, ये होती है जिप, ठीक है, ये जो कपड़ा लगा होता है, इसको ये गिरा देते हैं जिससे कि स्पीड थोड़ी और कम हो जाए। एंड लैश्ड अ हेवी मॉर्निंग ग्रुप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, हर जगह जो है रस्सी बांध देते हैं स्टर्न पे, ठीक है, स्लो करने के लिए अपनी बोट की स्पीड को। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच लाइफ लाइन्स, डॉन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। और उसके बाद इन्हें समझ में आ गया था कि कुछ खतरनाक होने वाला है, तो जितनी भी सेफ्टी की चीज़ें थी, लाइफ जैकेट्स पहन लेना और सब कुछ जो है ये कर लेते हैं, जितने भी सेफ्टी गियर्स वगैरह होते हैं ये पहन लेते हैं एंड रेडी हो जाते हैं तूफान का सामना करने के लिए। चलो आगे बढ़ते क्या होता है। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम अबाउट 6 PM। तो जब 6 बज जाते हैं सुबह के, तूफान आना शुरू हो जाता है विद एन ओमनियस साइलेंस। सबसे पहले क्या होता है कि ओमनियस, एकदम से साइलेंट हो जाता है, सन्नाटा। और ये सन्नाटा कौन सा था? तूफान से आने वाला, पहले आने वाला सन्नाटा। कह रहे एकदम शांति हो गई, हवाएं बिल्कुल गिर गई एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्कर। जो स्काई था वो बिल्कुल डार्क हो गया, काला हो गया। एंड एकदम से फिर ग्रोइंग रोर होती है और एकदम से गरजने की बहुत जोर की आवाज आती है। और तभी क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा बादल जो है हमारी तरफ आ रहा होता है, इनकी तरफ, मतलब एक बहुत बड़ा सा बादल आ रहा होता है। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड। और कह रहे फिर मेरे को डर लगा और मैंने देखा कि भाई ये बादल नहीं है, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। बट वो क्या थी? एक पानी की लहर थी। मतलब वो इतनी ऊंची हो गई आसमान में कि उन्हें लग रहा था कि भाई वो बादल है, बट वो बादल नहीं था, वो पानी की एक लहर थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, इतनी ऊंची थी, बिल्कुल वर्टिकल दिख रहा है। अब सी तो हॉरिजॉन्टल होता है ना, वर्टिकल इतनी ऊंची लहर आ रही थी जिसपे लोग सर्फिंग करते हैं ना भाई, उससे भी खतरनाक आप मान लो। इतनी ऊंची लहर आई, ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, 2 गुना थी वो बाकी वेव्स जितनी आती थी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, बहुत ही डरावनी सी वो जो है लहर उनकी तरफ बढ़ के आती है।
द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्म मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव्स। अब क्या हो रहा था, अब उनका जो शिप है वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था और बहुत उनको डर लग रहा था। आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और हमारे नरेटर को क्या लगता है कि ठीक है शायद हमारा जो शिप है इसको पार कर लेगा। बट देन अ ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन शूक द डेक। डेक क्या होता है, जो शिप का फ्लोर होता है, आगे वाला हिस्सा, ठीक है। जैसे ही जो है क्या कहते हैं वो सोचते हैं कि हाँ हम इसे पार कर लेंगे, एक्सप्लोजन होता है उनकी शिप पे। क्या होता है, वो जो सारी वेव का पानी था उनकी शिप पे यूं गिर जाता है। इतनी बड़ी वेव, इतनी बड़ी लहर का पानी इनकी जब शिप पे गिरेगा तो क्या होगा, शिप टूट जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। शिप जब टूटेगा तो क्या होगा, बाकी पानी शिप के अंदर जाना शुरू कर देगा और सबको चोट भी लगने वाली थी। तो लेट्स सी क्या होता है। तो उनको लग रहा था कि भाई पार कर जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत जोर की कह रहे एक्सप्लोजन हुआ, ऐसा लगा बम फूट गया, बट वो पानी वाला बम था। पूरे की पूरी वेव्स आके जो है गिर गई। अ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। ग्रीन कलर का और सफेद सफेद सा पानी दिख रहा था क्योंकि वो बहुत लहरों वाला पानी था। कह रहे हर जगह शिप में भर गया। माई हेड स्मैश्ड इनटू व्हील, और उनका जो सर था वो जो व्हील होता है कैप्टन का उसमें जाके लग जाता है, तो बहुत गहरी चोट उन्हें लग जाती है। एंड इस समय पे क्या होता है गाइस, उनका जो शिप था ऐसे ऐसे गिर जो है घूमने लगता है, कभी इस तरफ हो रहा है कभी इस तरफ हो रहा है। इस टाइप से उनका शिप जो है पूरा का पूरा मूवमेंट करने लगता है। तो इस चक्कर में क्या होता है, हमारे जो कैप्टन है शिप के, यानी कि हमारे जो राइटर हैं, वो शिप से बाहर गिर जाते हैं। इतनी जोर की जो है उनको झटका लगता है कि वो शिप से बाहर गिर गए, यानी कि वो नीचे यहाँ पानी में गिर गए हैं एंड जो है शिप उनको अपने सामने दिख रहा है। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। अब उनको लगा कि भाई अब तो मैं मरने ही वाला हूँ। एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, वो यहाँ पानी में जो है सी के अंदर ऐसे बेहोश होने वाले थे। इतनी जोर की उनके सर पे चोट भी लग गई थी, तो वो बेहोश होने वाले थे। एंड आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। अब इस लाइन को मार्क कर लो, जब कोई मरने वाला होता है ना, अभी आप क्लास 12th में आके भी एक चैप्टर पढ़ोगे डीप वाटर, तभी आप जानोगे। वहाँ पे भी एक जो राइटर हैं उसके, वो जब डूब रहे थे तो मरने वाले थे, तो वो उन्हें लग रहा था यार बहुत पीसफुल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे लिखा है कि जब वो मरने वाले थे तो उन्हें पीसफुल एहसास हो रहा था, मतलब कि बस मतलब खत्म हो रही थी लाइफ, ठीक है। तो वो बिल्कुल मरने वाले थे। बट अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। बट सडनली क्या होता है, वो तो बेहोश हो गए, बिल्कुल ऐसे मरने वाले थे, बट पता नहीं क्या होता है, एकदम से उनको होश आ जाता है और उनका सर पानी में से बाहर आ जाता है। अ फ्यू मीटर्स अवे, अब वो पानी से बाहर जैसे निकलते हैं तो सामने उनको अपना वेव वॉकर, अपना शिप दिख रहा होता है। नियर कैप्साइजिंग, कैप्साइजिंग मतलब पलट गया भाई साहब, पानी में पलटने वाला था वो, बिल्कुल पानी के अंदर बिल्कुल डूबने वाला था, गिरने वाला था। मास्ट जो था वो हॉरिजॉन्टल हो गया था। मास्ट कौन, वो जो पोल है ना शिप का सबसे ऊंचा वाला, वो ये देखो शिप ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे गिर गया शिप, बिल्कुल यूं नीचे होने वाला था, मास्ट बिल्कुल पलटने वाला था शिप। देन अ वेव हर्ड हर अपराइट। हर कौन हुआ, वो अपने शिप को हर कह रहे, बट कह रहे बस इस तरफ से फिर एक वेव आई और हमारा शिप सीधा हो गया। माई लाइफ लाइन जर्क टॉट, धीरे धीरे क्या करते हैं, आई ग्रैब द गार्ड रेल्स, धीरे धीरे कोशिश करते हैं, स्विम करके जाते हैं, पकड़ते हैं रस्सियों को और जो है वो जैसे तैसे करके अपने शिप में पहुंचने की कोशिश करते हैं। एंड वो जो है शिप के अंदर चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं अपने वेव वॉकर के अंदर। अब जैसे वो अपने वेव वॉकर के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, इधर से एक लहर आ रही है, इधर से एक लहर आ रही है, और उनका शिप ऐसे ऐसे, जो रैग डॉल होती है ना, तुम्हारे पास बचपन में एक डॉल होगी, उसको ऐसे गिराओ वो वापस उड़ जाती थी, ऐसे गिराओ उसको वापस आ जाती है अपनी पोजीशन में। तो वैसे कुछ इनके शिप के साथ हो रहा था। इधर उधर वो जो है घूम रहा था, और जो हमारे नरेटर है वो शिप के फ्लोर पे थे, जमीन पे गिरे हुए हैं शिप की। तो शिप इधर हो रहा है तो इधर जा रहे हैं, इधर आ रहा है तो इधर जा रहे हैं। तो ऐसे वो रोली पोली कर रहे थे शिप के ऊपर, और चोटें भी लग रही होंगी साथ में, सर तो फूट ही रखा था उनका। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, उनकी लेफ्ट रिब क्रैक हो जाती है, मुंह में खून भर जाता है, दांत टूट जाते हैं। बट जैसे तैसे करके ऐसी हालत में भी ये शिप के व्हील को संभालने जाते हैं, जिससे कि वो कंट्रोल कर पाए शिप को अगली खतरनाक तूफानी लहर को सामना करने के लिए, ठीक है। वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो। हर जगह पानी था, और अब उन्हें रियलाइज हो गया था कि भाई मेरे शिप के अंदर भी पानी घुसना शुरू हो गया है, मतलब शिप को कहीं ना कहीं तो नुकसान पहुंचा होगा। टाइटैनिक देखी है, नहीं देखी तो कभी जरूर देखना, ठीक है। तो जैसे ही शिप में पानी भरने लगेगा तो शिप डूबने वाला है। अब उनके शिप में पानी भरना शुरू हो गया था, उनको रियलाइज होता है, बट कह रहे मैं उस समय पे व्हील को खाली नहीं छोड़ सकता था, मुझे शिप को कंट्रोल करना था, मैं नीचे जाकर चेक नहीं कर सकता था पानी भरा है या नहीं भरा है। सडनली द फ्रंट हैच थ्रोन ओपन, सडनली दरवाजा खोल के उनकी जो वाइफ मैरी है वो आ जाती है और वो बोलती है हम डूब रहे हैं, हम डूब रहे हैं। शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग, वो चिल्लाती है। द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, यानी कि जो फ्लोर है ना शिप का वो टूट चुका है, अंदर पानी भर रहा है। जो उनकी वाइफ है डर के बताती हैं उनको। तो अब वो कहते हैं टेक द व्हील, अपनी वाइफ को चिल्ला के कहते हैं कि तुम आके ये व्हील को संभालो, मैं अंदर जाके चेक करता हूँ। तो उनकी वाइफ इतने खतरनाक तूफान में, अब नरेटर की जो वाइफ है उन्होंने भी सब सीख रखा है, वो जो है व्हील को जो है शिप के संभालेंगी, शिप को कंट्रोल अब वो करेंगी, ठीक है। लैरी एंड हर्ब, अब तुम सोचो कि वो दोनों सेलर जिनको बुलाया था भाई वो क्या कर रहे हैं भाई साहब, वो बेचारे लगे पड़े थे वाटर जो शिप के अंदर आ रहा था उसको बाहर फेंकने में, वरना अगर भर गया शिप पानी से तो डूब ही जाना है, ऑब्वियस बात है। तो लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, पागलों की तरह वो पानी पंप करके बाहर फेंक रहे थे। और जैसे वो शिप के अंदर जाते तो उन्हें दिखता है टूटे हुए टिम्बर्स मतलब लकड़ियों के पीसेस टूटे हुए, हंग एट द क्रेजी एंगल्स, इधर उधर से हर जगह पे जो है सब कुछ शिप टूट रहा था उनका। होल स्टारबोर्ड साइड जो है बल्ज्ड इनवर्ड, स्टारबोर्ड साइड होती है जो है शिप की आगे वाली तरफ, तो शिप का जो स्टारबोर्ड
साइड था वो अंदर की तरफ हो गया था, वो बिल्कुल ही टूट गया था। मतलब समझो कि इतना जोर की उसको जो है शिप को नुकसान पहुंच चुका था उनका। घर के अंदर घुसते वो घर के मतलब शिप के अंदर तो कपड़े, क्रॉकरी, जो उनके चार्ट पेपर्स थे जिसमें मैप वगैरह थे, टिन के बर्तन, टॉयज बच्चों के, सब कुछ जो है डीप वाटर के अंदर यानी कि शिप में पानी भर गया था। इधर उधर उसके अंदर घूम रही थी चीज़ें, उनके शिप में पानी भर रहा था। कुछ ऐसे आप सोच सकते हो कि पानी भरना शुरू हो गया शिप के अंदर। आई हैव स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन। अब भाई छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी तो हैं उनको वो देखने गए। वो कहते मैं बच्चों के केबिन तक गया और मैंने उनसे पूछा आर यू ऑलराइट। आई आस्क्ड यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। तो बंक बेड्स उनके कमरे में लगे हुए थे बच्चों के, तो समझदार थे, ऊपर वाले बंक पे चले गए थे क्योंकि पानी भरना उनके कमरे में भी शुरू हो गया होगा। तो अपर बंक पे इनके बच्चे बैठे हुए थे, बट उनकी जो छोटी बेटी, छोटी नहीं थी, बेटा छोटा था, जो बेटी थी सू, वो कहते बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, बट पापा मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। एंड जैसे ही वो देखते हैं अपनी बेटी को तो वो दिखाती है कि उसकी जो ये था, ये जो ये वाला हिस्सा होता है अबव हर आईज, उस पर एक बिग बम था, बहुत जोर की चोट लग चुकी थी उसको, छोटकी को, हमारी सू को। और क्या होता है वो कहते हैं अब उस समय मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं उसके सर की चोट को देखूं, मैं ना चाहते हुए भी उन्हें अकेला छोड़ के चला जाता हूँ। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, वो क्या करते हैं एक हैमर ढूंढते हैं, कुछ पेज ढूंढते हैं और कैनवास, एक कपड़ा ढूंढते हैं जिससे कि उसे वो वहाँ लगाएंगे जहाँ जहाँ से शिप टूट गया है, तो वहाँ पे उसको लगा देंगे जिससे पानी अंदर ना, और वाटरप्रूफ कपड़ा होगा ऑब्वियसली कुछ ऐसा जिससे पानी अंदर नहीं आएगा। आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, शिप के ऊपर वो वापस आते हैं विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन। स्टारबोर्ड साइड तो बिल्कुल ही टूट चुकी थी। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, हर एक जितनी लहर आ रही थी वहीं से पानी अंदर शिप के अंदर आया जा रहा था, अंदर आया जा रहा था। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, उन्हें समझ में आ गया था अगर मैं रिपेयर नहीं करूंगा शिप को तो हम डूब जाएंगे। तो वो स्ट्रेच करते हैं कैनवस को, वाटरप्रूफ था वो, उसको कीलों से ठोक देते हैं एंड पूरी कोशिश करते हैं कि हर एक छेद जो शिप में हो गया है सब पे कपड़ा लगा के उसको जो है कीलों से जो है लगा दे, सो दैट जो है पानी अंदर आना बंद हो जाए। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, बट तब भी कुछ कुछ पानी आ रहा था उनके शिप के अंदर, बट काफ़ी सारा तो वो डिफेक्ट जो है उसका ठीक कर चुके थे। थोड़ी राहत के साथ सब वो ले सकते थे, उन्होंने थोड़ा बहुत तो ठीक कर दिया था अपने फिश को नहीं, शिप को। मोर प्रॉब्लम अरोज व्हेन आवर हैंडपम्प स्टार्टेड टू ब्लॉक। अब वो हैंडपम्प से ना लैरी और हर्ब क्या कर रहे थे, पानी निकाल रहे थे बाहर शिप से, बट क्या होता है उनके अब हैंडपम्प ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। बट कहते हैं ना मुसीबत एक आती है तो 100 और खड़ी हो जाती है सामने। तो अब हैंडपम्प ब्लॉक हो गया, उसमें मिट्टी कूड़ा वगैरह फंस गया था। अब क्या करें वो, तो उनको बड़े पैनिक हो जाते हैं नरेटर कि भैया हैंडपम्प अगर खराब तो जो पानी अंदर है, अब देखो बाकी पानी अंदर नहीं आ रहा है शिप के, उस पर कपड़ा लगा के बंद कर दिया, बट ऑलरेडी भी तो बहुत पानी घुस चुका था शिप में, उसे तो बाहर फेंकना था, तो वो फेंकने के लिए पंप खराब हो चुका था, हैंडपंप था वो खराब हो गया। बैक ऑन द डेक आई फाउंड दैट 2 स्पेयर हैंडपंप्स हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड। अब ये ओवरबोर्ड मतलब होता है शिप से बाहर चले जाना। अब वो जाके जब डेक पे चेक करते हैं कि बाकी के बचे हुए हैंडपंप जो वो लेकर आए थे वो कहाँ है, तो वो उनको दिखते हैं वो वहाँ जो है वेव्स के अंदर, बाहर ओशन के अंदर तैर रहे थे, वो सब जो है शिप में से बाहर गिर चुके थे। सिर्फ उनके हैंडपंप नहीं, उनकी फोरस्टे सेल, उनकी जो जिब थी, उनकी जो डिंजीज थी, जो स्मॉल बोट्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो थी उनकी वो पानी में गिर चुकी थी, उनके शिप से गिर के पानी में अब वो चली गई थी। अब वो क्या करें, उनके तो पंप खो गए हैं। देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। फिर उन्हें आता था कि भाई चार्ट रूम का जो फ्लोर है वहाँ पे एक और इलेक्ट्रिक वो लेकर आते हैं उस पंप को, और थैंकफुली वो काम कर जाता है, तो फिर वो लोग उस काम में जुट जाते हैं पानी और बाहर निकालने के। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। अब पूरी रात क्या हो रहा था, लैरी और हर पंप कर रही थी वाटर को, स्टीयरिंग कर रही थी, पूरे के पूरे शिप को चला रही थी, व्हील पे खड़ी थी उनकी वाइफ। एंड अब हमारे नरेटर रेडियो से मेडे कॉल करने की कोशिश करते हैं। मेडे मतलब मुसीबत की जो कॉल होती है ना, जो कॉन्टैक्ट करा जाता है, उसको करने की वो कोशिश करते हैं। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज। अब वो इतने रिमोट कॉर्नर में आ चुके थे और इतने खतरनाक जोन में थे और इतना तूफान था कि मेडे कॉल्स का भी उनको गाइस कोई जवाब नहीं आ रहा था। और इसी समय वो जो छुटकी थी हमारी, जो सू थी, उसकी जो आंख जो सूज गई थी, आंख के ऊपर का एरिया, वो और खतरनाक होता जा रहा था। एंड शी हैड 2 enormous ब्लैक आई। अब क्योंकि वो उसको बहुत जोर की लग गया था तो उसकी दोनों आंखें काली हो चुकी थी सूजन की वजह से। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म। और अब उसके पापा को वो आके दिखाती है कि देखो मेरे तो ना यहाँ बाजू पे भी लग गया था, बहुत गहरा कट लग चुका था उसके आर्म के ऊपर। सिर्फ 7 साल की बच्ची है वो। और जब हमारे नरेटर उससे पूछते हैं कि बेटा तब जब मैं तुम्हारे कमरे में आता तब तुमने क्यों नहीं बताया मेरे को कि तुम्हें इतना गहरा कट लग चुका है, तो शी रिप्लाइड आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। तो बच्ची इतनी समझदार थी कि अपने पापा को कहती है कि जब आप हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं आपको और टेंशन नहीं देना चाहती थी, तो इसलिए वो नहीं बताती है। ठीक है, अब कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ऐसे तूफान का वो सामना कर रहे थे। बाय मॉर्निंग ऑफ जनवरी 3, अगले दिन आ जाता है, 3 जनवरी आ जाती है। द पंप हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन। अब वो कह रहे हैं अब हम पंप से पानी इतना निकाल चुके थे बाहर कि हम 2 घंटे का रेस्ट ले सकते थे, वो भी रोटेशन में, कि मैं रेस्ट करूंगा तो लैरी और हब में से कोई काम करेगा, फिर लैरी हब रेस्ट करेंगे तो मैं काम कर लूंगा। इतना मतलब 2 घंटे का वो रेस्ट ले सकते थे। ठीक है जी, अब देखते हैं। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडियस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। बट अभी भी उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं लीकेज है उनके शिप में, अभी भी कहीं ना कहीं से पानी आ रहा है।
ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द मेन रिब्स फ्रेम्स वर स्मैश डाउन द नील। और जब वो चेक करते उन्हें समझ में आ जाता है कि शिप को इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाओ कि क्या ये कौन सा हिस्सा है शिप का, कोई ऐसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ डिटेल में, ठीक है। तो मतलब उनको समझ में आ जाता है भाई शिप काफ़ी जो है टूट चुका है, शिप को बहुत नुकसान पहुंच चुका है। इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कवर्ड पार्टीशंस। इनफैक्ट जो उनका स्टारबोर्ड साइड था वो इतना टूट चुका था और उन्होंने उसको कवर कर रहा था किससे, कीलों से। कई कई जगह पे उन्होंने कबर्ड के पार्टीशन, कबर्ड का दरवाजा निकाला और उसको जो है उसको ढक दिया था उससे कील लगा के, जिससे कि पानी अंदर ना आए। तो वो कितने समय तक पानी को रोक सकती थी वो कबर्ड के दरवाजे। अब उन्हें पता था कि गाइस अब हम वो कंटिन्यू नहीं कर सकते अपनी जर्नी को, उन्हें कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। शिप इस हालत में नहीं है कि उन्हें आगे पहुंचा पाए, ठीक है। वी हैव सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। 2 जनवरी को उनको सुबह सुबह जो है वेव उनको हिट करी थी 6 बजे के करीब। अब कह रहे 15 घंटे हो चुके हैं हमारे को, तब से तो हमने अपने शिप को, वेव वॉकर को जैसे तैसे चला लिया। बट अब हमें पता है कि हम ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच सकते, उन्हें ऑस्ट्रेलिया तक जाना था। ये सदर्न इंडियन ओशन क्रॉस करके ही वांटेड टू गो टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कैप्टन जेम्स को गए थे। बट नाउ उन्हें समझ में आ गया था वो नहीं पहुंच सकते ऑस्ट्रेलिया तक। आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। अब वो चार्ट रूम में जाते और चेक करते हैं ऐसे मैप से कि 2 स्मॉल आइलैंड्स है 100 किलोमीटर ईस्ट पे। वो आइलैंड्स क्या है, वो है आइल एम्स्टरडैम, वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। फ्रेंच साइंटिफिक बेस है वो आइलैंड, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से 2 आइलैंड है वो। और आर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। पिन प्रिक्स मतलब बहुत छोटी चीज़ है और ओशन ह्यूज। तो वो कह रहे एक ही उम्मीद थी हमारे बचने की, वरना हम सब डूब के मर जाते। वो ये थी कि जो छोटे छोटे से आइलैंड है इतने बड़े ओशन में, उनको मुझे पता लगाना है कहाँ है। अब भाई ऐसा नहीं है कि GPS है, गूगल मैप्स है, पता चल जाएगा ये रास्ता पकड़ लो, यहाँ मुड़ जाओ, ये वो समुद्र के अंदर है, वो भी रिमोट कॉर्नर में। तो अब यहाँ ड्यूटी आ गई थी हमारे सेलर की, गॉर्डन कुक की, कि उन्हें अपने परफेक्शन के साथ जो उन्होंने सीखा है उससे उन्हें मैप खोल के बैठेंगे, कंपास रखेंगे और बिल्कुल सही डायरेक्शन पता लगाना है कि किस तरफ मुड़ना है और किस रास्ते पे जाना है जिससे वो उन आइलैंड्स पे पहुंच जाए। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट द सेल। बट उसके लिए उन्हें एक और चीज़ की जरूरत थी कि जो सी है वो शांत हो जाए, विंड जो है वो शांत हो जाए, जिससे वो अपनी जिप को खोल पाएँ, यानी कि वो जो अपना शिप है उसको, जो वो कपड़ा है उसको फिर से होइस्ट कर पाएँ और फिर वो उसे अच्छे से जो है चला पाएँ, ठीक है जी। आवर चांसेस वुड बी, अब उनको ज़रूरत है कि सी शांत हो जाए और विंड शांत हो जाए, जिससे वो शिप को सेल करके सही तरीके से लेके जा पाए। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। तो उनका जो एक इंजन था वो भी खराब हो चुका था जो है वेव की वजह से। अब 4 जनवरी आती है, 36 घंटे बीत चुके थे, बहुत सारा पानी वो शिप से बाहर निकाल चुके थे और सिर्फ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ पानी अब बच चुका था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब ये नहीं था कि काम खत्म बैठ जाओ जी, नहीं, अभी उनको बस उस पानी को कंट्रोल करना था, बाहर निकालना था जो अब पर्टिकुलरली अंदर आ रहा था। जमा हुआ पानी सारा जो शिप में भरा था वो उन्होंने बाहर निकाल चुके थे। अब जो थोड़ा थोड़ा अंदर आ रहा था उसको, पानी को उनको बाहर फेंकना था, ठीक है। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। तो वो सेल अभी भी सेट नहीं कर पा रहे थे मेन मास्ट में। सेल इज पर्टिकुलरली दिस एरिया, बट जो है ये जो है तो वो सेल तो अभी सेट नहीं कर पा रहे थे। टेंशन में अभी भी पूरा परिवार था, तो अभी भी नहीं कर पा रहे थे। बट वो अपनी स्टॉर्म जिप चला के जो है 2 आइलैंड्स की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पे उन्हें लग रहा था कि 2 आइलैंड्स है, ठीक है। अब उनकी जो वाइफ मैरी है, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था इतने देर से, तो उनकी जो वाइफ मैरी है उसे कुछ बिस्किट्स वगैरह मिल जाते हैं और वो उसको खाना शुरू कर देते हैं। ये 2 दिन के बाद उनका पहला खाना होता है, मतलब 2 दिन से गाइस उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। बट आर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। बट 2 दिन जो उन्होंने अब खाना खाया, चैन की सांस ली, वो कह रहे वो कुछ समय की थी। 4 बजते ही दोबारा से वैसे ही तूफानी बादल आने शुरू हो जाते, जिससे 2 जनवरी की सुबह को आए थे। इतने तूफानी बादल थे वो, और जो विंड थी वो भी बहुत तेज चल रही थी। एंड जो है बहुत डर लग रहा था उनको कि भाई अब उनका जो शिप है, अब उनका शिप एक भी वेव को नहीं सह सकता। अब अगर कोई वेव आ गई तो पूरा परिवार और वो दोनों सेलर्स मर ही जाएंगे, उन्हें ये यकीन हो चुका था। रीड करो इस लाइन को। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 14 नॉट्स। और विंड की स्पीड कितनी होगी, 40 नॉट की हो गई, बहुत तेज। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, जो लहरें थी वो बहुत हाई हो रही थी। द वेदर कंटिन्यूड टू डिट्राइट थ्रू आउट द नाइट एंड बाय द डॉन ऑफ 5 जनवरी आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। और जैसे सुबह के समय उस दिन भी आई थी ना लहर, अब डॉन हुई जैसे 4-5 बजे जो है 5 जनवरी के जो है वो कह रहे हैं हम बहुत डेस्परेट हो गए थे, हमें बहुत डर लग रहा था। व्हेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन। अब वो बच्चों के कमरे में जाते हैं कि यार अपने बच्चों से एक बार मिल लूँ, पता चले दोबारा कोई लहर आ गई, मेरे बच्चों को भी चोट लगे, मैं मिल ही ना पाऊँ अपने बच्चों से। तो वो अपने बच्चों के पास जाते हैं और जॉन, जो उनका बेटा था जॉनथन, उसको जॉन कह रहे हैं, वो पूछता है डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने वाले हैं पापा? तो वो कहते हैं कि आई ट्राई टू अश्योर हिम कि नहीं नहीं बेटा हम कर लेंगे, वी कुड मेक इट, सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो वो कहता है बट डैडी ही वेंट ऑन, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर, यू एंड मॉमी, सू एंड आई। तो ये इतना छोटा सा 6 साल का बच्चा अपने पापा को मोटिवेट करता है मरने वाले समय पे एग्जैक्टली कह के कि आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हमें मरने से डर नहीं लगता, अगर सब साथ में है, मैं हूँ, आप हो, मम्मी है
और सू दीदी हैं, तो हमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, इकट्ठे होंगे तो मर भी जाएंगे तो क्या हुआ। तो ये इतने प्यारे से बच्चे की इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग सोच थी, वो डर आने की, अरे अरे छोटे बच्चों को तुमने देखा है कितना ज़्यादा डर जाते हैं, बट ये इतना छोटा सा बच्चा बिल्कुल नहीं डरता है। इनफैक्ट अपने पापा को मोटिवेट करता है कि नहीं नहीं हम नहीं डरते हैं, मरेंगे तो क्या हुआ, साथ में ही तो होंगे, तो वो उनको मोटिवेट कर देता है। अब आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड। कह रहे मेरे बच्चे ने मुझे ऐसी बात कह दी कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं इसे क्या रिप्लाई करूँ। बच्चा नहीं, इसने तो मुझे ऐसी बात कह दी कि मैं सोच भी नहीं सकता था। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन determined to fight the sea with everything। बट फिर वो कहते हैं फिर मुझे लगा अच्छा मेरा बच्चा नहीं डर रहा तो मैं क्यों डरूं। और फिर वो कह रहे हैं मैं बाहर निकला जैसे बच्चों के केबिन से, तो मैंने सोच लिया ये तूफान कितना ही आ जाए मैं इसको फाइट करूंगा, मैं अपनी फैमिली को बचाऊंगा। तो प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले वो अपने शिप के स्टारबोर्ड साइड आप देख लो, दिस इज द स्टारबोर्ड साइड। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैंने पहले भी फोटो लगा के दिखाया था। तो दिस पर्टिकुलर एरिया वाज टोटली डैमेज। अब हमारे नरेटर यहाँ पहुंचेंगे इस एरिया को ठीक करने के लिए, और पोर्ट साइड को भी उन्हें ठीक करना था। तो लेट्स सी वो क्या करते हैं, शिप को थोड़ा सा रिपेयर करने के लिए। क्या होता है, अब वो डिटरमाइन हो जाते हैं, मैंने आपको बता दिया कि भाई वो शिप को बिल्कुल ठीक करेंगे टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड। तो स्टारबोर्ड साइड को ठीक करने के लिए वो क्या करते हैं, बेसिकली बहुत सारी चीजें उठाते हैं और उसको जो है वहां पे रिपेयर करने शुरू कर देते हैं। एक एंकर लेते हैं अपना शिप का, ठीक है, नायलॉन की रोप लेते हैं और उससे उसको जो है बांधना वगैरह शुरू कर देते हैं। साथ ही के साथ में उनके पास जो थे 22 लीटर्स वाले प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन थे, यानी कि जो बड़े बड़े बैरल्स होते हैं ना, बड़े बड़े ड्रम होते हैं, तो जो है 22 लीटर वाले दो वो बड़े बड़े ड्रम थे। तो उनकी मदद से भी वो कुछ ना कुछ रिपेयर करने की कोशिश करते हैं अपने शिप पे। दैट इवनिंग इतना रिपेयर कर देते हैं वो अपने शिप को, जो उनसे हो सकता था तो वो कर देते हैं। दैट इवनिंग, अब शाम हो जाती है 5 जनवरी की, मतलब एक तरीके से देखो वो इंतजार कर रहे थे कि भाई जो होएगा देख लिया जाएगा, ठीक है। मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। वो और उनकी वाइफ इकट्ठे बैठ जाते हैं शिप पे, हाथ पकड़ के एक दूसरे का। एंड जो है जैसे 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 उनका शिप चल रहा था और पानी उनके शिप के अंदर आता जा रहा था थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, टूटे हुए हिस्सों से। वी बोथ फेल्ट दैट आवर एंड वाज नियर। दोनों हस्बैंड वाइफ को लग रहा था कि अब तो वो लोग मरने ही वाले हैं। जो कोशिश अपनी तरफ से वो दोनों कर सकते थे शिप को ठीक करने के लिए, बचाने के लिए, वो तो वो कर ही चुके थे। अब दोनों जो है बैठे हुए थे एंड वेट कर रहे थे, मतलब मौत का इंतजार कर रहे थे, एक तरीके से आप यही मान सकते हो। बट वे वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ 6 जनवरी विद द विंड ईजिंग। अब क्या होता है, वो कहते हैं बट जो है सब कुछ सही रहता है। उनका जो शिप था वो जो है निकल पड़ता है, वो स्टॉर्म को फेस कर लेता है, आराम से निकल जाता है अब उनका वेव वॉकर। 6 जनवरी हो जाती है, 6 जनवरी की सुबह वो कहते हैं हल्की हो जाती है थोड़ी सी हवाएं, और फिर जो है वो जाते हैं अपने चार्ट रूम में वापस से एंड विंड की स्पीड चेक करते हैं और ओशन के करंट्स को चेक करते हैं और कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं वही 2 आइलैंड्स की पोजीशन को। उन्हें कैलकुलेट करना भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि जो तूफान चल रहा था उस वजह से वो उनको भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वर मैं जो हूँ 1,50,000 किलोमीटर बड़े ओशन के अंदर 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड्स को ढूंढ रहा हूँ। तो इतने बड़े ओशन के अंदर उन्हें सिर्फ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड्स को ढूंढना था, जो एक बहुत ही टफ काम था उनके करने के लिए। वाइल आई वॉज थिंकिंग, अब जब वो बैठ के सोच रहे थे कि वो कहाँ कौन से डायरेक्शन में मूव करें जिससे वो पहुंच जाएं, जब वो ये सब सोच रहे थे सू जो है आ जाती है उनके पास में, ऐसे आते बेचारी लंगड़ाती हुई सी, आंख में चोट है, हाथ में कट लगा हुआ है, आती है पेनफुली, जॉइंट में इसलिए लिखा है क्योंकि वो पेन में थी, उसे इतनी इंजरी हो चुकी थी। द लेफ्ट साइड वॉज हेड जो था उसका इतना सूज चुका था और आंखें पूरी दोनों काली हो चुकी थी इस प्यारी सी बच्ची की, मतलब समझ लो तुम कि ये देखो तुम, पूरी आंखें सूजन के मारे काली हो चुकी थी और पूरा जो है फेस उसका सूज चुका था, सू का, दोनों की आईज इसकी ऐसे यूं ब्लैक हो गई थी, ठीक है, क्योंकि सूजन हो रखी थी, यहाँ से पूरा इसका जो है सर में सूजन आ रखी थी। क्या करे बेचारी बच्ची, डॉक्टर तो नहीं है वहाँ पे उस समय पे, ठीक है, बट जैसे भी करके तब भी वो अपने फादर को मोटिवेट करने आती है। उसने अपने पापा के लिए कार्ड बनाया था खुद से अपने हाथ से उस सिचुएशन के अंदर, और उस कार्ड पे उसने छोटे छोटे कैरिकेचर्स जो स्टिक फिगर्स नहीं होती वो बनाई थी उसने अपनी मम्मी की और उस अपने पापा की, और उसके साथ में उसने कुछ लाइनें लिखी थी जो यहाँ पे गिवन है। हियर आर सम फनी पीपल, देखो ये फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ, क्या ये आपको हंसा रहे हैं? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, तो उसने भी वो ड्राइंग करके हंसी आ रही थी उसको। इनसाइड वाज अ मैसेज, और वो अगर कार्ड खोला उन्होंने तो उस पर एक मैसेज था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो ये छोटी सी सू जो है हमारी, उसने भी कहीं ना कहीं अपने पापा और मम्मी के लिए ये कार्ड बना के उन्हें मोटिवेट करती और थैंक यू करी थी फॉर बीइंग हर पेरेंट्स, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं रियलाइज हो गया था पता नहीं हम आगे जी पाए और या नहीं जी पाए, हम लोग मर ना जाए, तो वो थैंक यू कर रही थी। और वो ये भी कहती है अपने पापा को लेट्स होप फॉर द बेस्ट, डरने की जरूरत नहीं है, उम्मीद रखते हैं हम लोग। तो उसका वो कार्ड देखे फिर से हमारे नरेटर जो है मोटिवेट हो जाते हैं। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, तो वो भैया मोटिवेशन बहुत जरूरी होती है कहीं ना कहीं, और जब बात अपने बच्चों पर आती है उनको और दिखाई देता है कि बच्चे लड़ने को तैयार हैं हर मुसीबत से, तो वो कह रहे मैं पहुंचा फिर से अपने चार्ट रूम में ही थे बेसिकली, वो कह रहे मैंने बार बार चेक करा, बार बार चेक करा, हम कंपस भी अपना खो चुके थे, वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंप,
कंपस, बिना कंपस के, मतलब मेन कंपस जो था उनका, जो बिल्कुल सही डायरेक्शन दिखाता, वो तो खो भी चुका था। आई वॉज यूजिंग द स्पेयर वन विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। दूसरा कंपस यूज करे थे जो इतना करेक्ट भी नहीं था मैग्नेटिक वेरिएशन जाने के लिए, बट फिर भी कह रहे मैंने उसी को यूज करके बहुत तरीके से जो है वेस्टर्न करंट्स को देखकर और फ्लो को देखकर, विंड के सब कुछ चेक कर कर, इंडियन ओशन के जो है जितना भी कुछ वहाँ चल रहा था उस समय पे सब कुछ चेक करके मैंने फाइनल डिसीजन लिया। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन द डेक। 2 PM में शिप के डेक पे जाता हूँ। लैरी जो उस समय पे क्या कर रहा था, शिप के व्हील को संभाल रहा था। मैंने उसे बोला स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री, यानी कि जो है शिप को मोड़ लो 185 डिग्रीज की तरफ। इफ वी वर लकी, और अगर हम लकी होंगे, आई टोल्ड हिम दैट जो है हम पहुंच जाएंगे उस आइलैंड पे 5 बजे के करीब। बट उनको मन से यकीन नहीं था, उन्हें लग नहीं रहा था कि जो उन्होंने कैलकुलेशन करी है वो सही है, उन्हें अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था। बट फिर भी वो अपने जो है कैप्टन जो अभी बना हुआ था शिप का, कौन, लैरी, उसको कहते तो 185 डिग्री की तरफ मोड़ लो, ठीक है। देन विद अ हैवी हार्ट मतलब बहुत उदास और बहुत मायूस थे और बहुत डरे हुए घबराए हुए थे, आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड जो है डॉज्ड ऑफ। और फिर वो सो जाते हैं नीचे जाके। इधर मन बहुत परेशान होता है तो इंसान सो जाता है, तो वो जाके सो जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत डर लग रहा था, पता नहीं हम वहाँ पहुँच पाएंगे या नहीं। व्हेन आई वोक अप एट 6 PM, कह रहे मैं 6 बजे के करीब मेरी आंखें खुली, एंड अ ग्रोइंग डार्क, आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड। और कह रहे मेरे को बहुत डार्क फील हो रहा था, डार्क मतलब बहुत मन परेशान हो रहा था, मुझे लग रहा था कि हम उस आइलैंड को मिस कर चुके होंगे। एंड जो है अब मुझे लग रहा था अब क्या ही मैं कर पाऊंगा। बट उसी समय एट दैट मोमेंट अ टसल्ड हेड अपीयर्ड बाय माय बंक। एक ऐसा सर सा आ रहा, मेरे एकदम सर दिख रहा है मेरे तरफ आता हुआ, ठीक है। और उसने मुझे आके यूं हक कर लिया, सिर ने आके मुझे हक कर लिया। वो कौन था? वो जॉनथन था, ठीक है। एंड सू वॉज राइट बिहाइंड हिम। सू भी आ गई, दोनों भाई बहन आ गए और वो बोलते हैं वाई आई एम गेटिंग हग्स नाउ, मुझे क्यों हक कर रहे हो इस समय आके अपने बच्चों को? तो बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। क्योंकि जॉनथन कहता है इसलिए हक कर रहा हूँ क्योंकि आप बेस्ट फादर भी हो इस वर्ल्ड के और बेस्ट कैप्टन भी हो। तो वो कहते हैं उसको नॉट टुडे जॉन, आज मेरी इतनी तारीफें मत करो, मेरे को बहुत डर लग रहा है, आई एम अफ्रेड। तो फिर जो है सू कहती है वाई यू मस्ट बी, क्यों डर रहे हो पापा, आपको डरने की क्या जरूरत है? यू फाउंड द आइलैंड, वो कहती है आपने तो आइलैंड ढूंढ लिया, आप डर क्यों रहे हो? तो वो कहता है व्हाट, आई शाउटेड। तो नरेटर एकदम से शाउट करते हैं क्या, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस। सू कहती है वो तो रहा हमारे सामने। मतलब नरेटर ने कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक करी थी, वो सही जगह पे अपनी फैमिली को, अपने शिप को पहुंचा चुके थे। एज बिग एज अ बैटल शिप, यानी कि बहुत बढ़िया आइलैंड को वो कह रहे हैं कि भैया बहुत बड़ा आइलैंड है, मिल गया हमें वो आइलैंड। आई रश्ड ऑन द डेक, तो वो शिप पे जाके एकदम से शिप के ऊपर जाते हैं चेक करने के लिए सामने अपने उस आइलैंड को, एंड गेज विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टरडैम। तो उनको आउटलाइन दिख रही थी उस समय पे, किनारा दिख रहा था उस आइलैंड का। कह रहे मुझे रिलीफ, चैन की सांस ली मैंने उसे देख के। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ, बहुत ही छोटा सा पीस था वो वोल्केनिक रॉक का जिसमें बहुत थोड़ी सी वेजिटेशन थी, बट कह रहे मेरे लिए वो दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड मुझे लग रहा था। मतलब कि बहुत छोटा सा आइलैंड था वो, और वहाँ पे कुछ फ्रेंच साइंटिफिक बेस भी था। तो ये ऐसा वो वेकेशन नहीं करते थे लोग, ठीक है, कुछ साइंटिफिक बेस लैबोरेटरी वगैरह वहाँ बनी होगी। बहुत छोटा सा आइलैंड था, बट कह रहे मेरे लिए वो दुनिया का सबसे बेस्ट आइलैंड मुझे उस समय पे लग रहा था। अब वो फाइनली जो है वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट। अब वो जो है वहाँ पे रुक जाते हैं उस आइलैंड के ऊपर। उस आइलैंड के जो है 28 इनहेबिटेंट्स, 28 लोग जो उस आइलैंड में रहते हैं, अगले दिन सुबह उन्हें लेने आ जाते हैं। यानी कि वो ना उस आइलैंड पे पहुँच जाते हैं, रात के करीब हो जाती है जब वो पहुँचते हैं। तो वो पूरी रात वहीं पे कैंप करके रहते हैं उस आइलैंड पे, तब उनकी मदद करने कोई नहीं आता। अगले दिन सुबह 28 लोग जो उस आइलैंड पे रहते थे वो आ जाते हैं उनको चीयर करने के लिए और उनको हेल्प करने के लिए। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, जब उनके पैरों के नीचे दोबारा जमीन आई, अभी तक तो समुद्र में थे और लग रहा था मर जाएंगे उसी के अंदर डूब के। कह रहे विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, जब मेरे नीचे जमीन आई फिर से। माई थॉट्स वर फुल ऑफ, कह रहे मेरे दिमाग में आ रहा था लैरी और हब, जो चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक रहे इस सिचुएशन में भी। मतलब कि वो नहीं परेशान हुए, उन्होंने आके कंप्लेंट नहीं करी अरे अब हम मरने वाले, अब हम नहीं। वो चीयरफुली पंप करते रहते थे, वाटर बाहर निकालते रहते थे शिप में से। मैरी मेरी वाइफ जो बिना डरे जो है शिप के व्हील को संभाल रही थी उस तूफान के अंदर। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, और कह रहे सबसे ज़्यादा मैंने सोचा मेरी 7 साल की छोटी सी बच्ची के लिए जो है अपनी हेड इंजरी की परवाह नहीं कर रही थी, जिसने मुझे नहीं बताया अपने जो है उसका जो पूरा कट गया था आर्म के बारे में, क्योंकि वो मुझे जो है परेशान नहीं करना चाहती थी। इनफैक्ट उन्होंने बताया भी है कि माइनर ऑपरेशंस हुए थे, उसके ब्लड क्लॉटिंग हुए थी, उसको जो है ठीक करने के लिए 6 माइनर ऑपरेशन हुए थे सू के। फाइनली जब वो अपने घर पहुंची उसका जो है वो सूजन जो आ गई थी उसको ठीक करने के लिए। एंड मेरा 6 साल के बच्चा मेरे दिमाग में आ रहा था जिसने मुझे कहा हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई। तो विद दिस ये चैप्टर हो जाता है हमारा फुली कंप्लीट। दिस चैप्टर इज टोटली कंप्लीटेड। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से वो फैमिली वाले सारे इकट्ठे रहे और जो है इतनी बड़ी मुसीबत को भी उन्होंने पार किया।
सो लेट्स एंड दिस वीडियो। एंड ये चैप्टर जो है इसको मैंने डिटेल में आपको एनसीईआरटी से पढ़ा दिया है। अब अगर आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो तुम्हें कुछ डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। जो कुछ पॉइंट जो मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करे बिकॉज दैट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी मैंने आपको सब समझा दिया है, कोई टेंशन मत लो। इस चैप्टर को जो है अब आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं जो मैं आपको पढ़ा दूंगी, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, देन यू आर डन विद दिस चैप्टर, ठीक है। सिर्फ चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं होता, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने होते हैं, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर। डिड यू लाइक द स्लाइड्स जो मैंने क्रिएट करी थी, तो एक थम्स अप लगा दो कमेंट सेक्शन में और लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। एंड शेयर माय वीडियो विद ऑल योर क्लास 11 के फ्रेंड्स, जितने भी तुम्हारा स्कूल का ग्रुप है या तुम्हारे जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर देना वीडियोस को जरूर। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स अगर तुम्हें चाहिए तो मैंने एक समरी तो जो प्रॉपर इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही पेस्ट कर दिया है, उसी से रिवाइज कर लेना। और पीडीएफ के लिए इंस्टाग्राम आईडी लिंक गिवन है, वहां पे सारे पीडीएफ अपलोडेड है, वहां से जाके आप उन्हें एक्सेस कर सकते हो, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। इट्स मी सिमरन सहानी। तो सारी क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरिंग टूथ द सागा कंटिन्यूज। तो कैसे हो सब? आई होप बहुत अच्छे हो गए। तो सबसे पहले तुम्हें एक काम करना है, देखो हम इस चैप्टर को शुरू करें उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। इट्स माय रिक्वेस्ट, जल्दी करो लाइक यार, ठीक है। अब जब लाइक कर दिया वीडियो तो ये कमेंट करके बता दो आप किस डेट को ये चैप्टर पढ़े हो, मतलब कि पहले दिन ही पढ़े हो जिसे मैंने पढ़ा दिया है, या अपने एग्जाम से एक दिन पहले पढ़े हो, यूनिट टेस्ट से, फाइनल एग्जाम से, प्री बोर्ड से, एनीथिंग। लेजेंड आए हो तुम एग्जाम से 2 रात पहले पढ़ने, तो जल्दी डेट लिख दो। और साथ ही के साथ में ना ये भी बता दो इस चैप्टर के राइटर कौन है। तो ये 2 कमेंट तुम्हें हर चैप्टर में करने, किस डेट को पढ़ रहे हो और राइटर कौन होते हैं हर चैप्टर के, ये बता दिया करना। इससे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी ट्रैक रखने में अपने सिलेबस को। राइटर का नाम हो जाएगा याद, ठीक है जी। तो आज ये जो चैप्टर है हिस्टोरिकल चैप्टर है। यहाँ हम इजिप्ट के एक किंग के बारे में जाने वाले हैं जिनकी तस्वीर तुम्हें मेरे पीछे दिख रही है, ये है किंग तूतनखामन, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये आज मैं तुम्हें ना पूरी एनसीईआरटी से पढ़ा दूं। ये चैप्टर बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो मैंने क्या करा, इसकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद कभी भूल भटके एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो ऐसा लगेगा अरे ये तो बहुत आसान है, मैं तो आता है, दीदी ने पढ़ा दिया है, ठीक है जी। तो तैयार हो तो जल्दी वीडियो को कर दो लाइक एंड कमेंट करके बता दो कब देख रहे हो इस चैप्टर को। साथ ही के साथ में एक पिरामिड भी जो है इमोजी कमेंट कर दो इस कमेंट सेक्शन के अंदर, जैसे हमने इससे पहले वाले चैप्टर में शेप करा था, इस वाले में कमेंट करना आपको एक पिरामिड। मैंने अटेंडेंस लगा दिया पिरामिड इमोजी के साथ में, तुम भी पिरामिड इमोजी के साथ में अटेंडेंस लगा दो। शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो ये चैप्टर में हम किंग तूतनखामन के बारे में जानने वाले हैं, तभी चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग टूथ। तूतनखामन का शॉर्ट फॉर्म को रखा है टूथ सागा कंटिन्यू। सागा मतलब होता है एक स्टोरी, इनकी लाइफ से रिलेटेड स्टोरी अभी तक चल रही है, लेकिन इनको मरे हुए तो हजारों साल हो गए हैं किंग टूथ को। बट इनकी जो मम्मी है, जैसे आपको पता है इजिप्शियंस क्या करते हैं, मम्मी बना देते हैं लोगों की, ठीक है। उसको जो है पूरा वो जो बॉडी को बाद में कवर कर देते हैं बैंडेजेस से व्हाइट कलर की, एंड उसको फिर एक टूम में रखा जाता है, बनवाया जाता है। पिरामिड्स होते हैं अंदर, उनके टूम्स होते हैं, उनमें रखवाया जाता है मम्मी को कॉफिन्स के अंदर, और साथ में बड़ा बड़ा खजाना रखा जाता है। जितने अमीर लोग होते थे इजिप्ट के, उनके खजाने बड़े बड़े होते थे। और यहाँ हम बात कर रहे हैं किंग की मम्मी के बारे में, यानी कि इजिप्ट के बहुत बड़े पावरफुल राजा की मम्मी के बारे में। तो आज आप जानोगे कि जब इनकी मम्मी को डिस्कवर करा गया तो इनके खजाना क्या क्या निकला और इनकी लाइफ से रिलेटेड हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये जो किंग टूथ है, इनके साथ कहानी क्या रहती है कि ये ना बहुत छोटी उम्र में राजा बन जाते हैं। जब ये टीनेजर थे तब ये राजा बन जाते हैं, और ये बहुत पावरफुल किंगडम के राजा बने थे। इनकी डायनेस्टी बहुत पावरफुल थी इजिप्ट में। और जब इनकी डेथ होती है, इनकी डेथ भी बहुत छोटे से ये थे, सिर्फ 19 साल के थे। हमने साइंटिफिक रिसर्च करके पता लगाया कि भाई ये 19 साल के थे तो ये मर गए थे। तो इसीलिए पूरी दुनिया को ये जानना था कि सिर्फ 19 साल में इनकी डेथ कैसे हुई, कहीं इनका मर्डर तो नहीं हुआ था। तो इसलिए आज आप जानोगे कि ये जो किंग तत की मम्मी है, इसके ऊपर बार बार कभी एक्सरे हुआ, कभी सीटी स्कैन हुआ। भैया तुमने सुना इंसानों का आता है कि मम्मियों का सीटी स्कैन कर रहे थे जस्ट टू नो इनकी डेथ कैसे हुई थी, ठीक है। क्योंकि इनके बनने के बाद इनकी डायनेस्टी कुछ समय में खत्म हो गई थी। तो दिस चैप्टर विल बी इन 3 फेजेस। ये चैप्टर 3 फेजेस में होगा। पहले आपको बताया जाएगा किंग तत कौन है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि पता है इनका जो टूम था, टूम क्या, जहाँ पे इनको रखा गया ना अंदर, जो इनके पूर्वजों ने जब इनको डेथ के बाद में वहाँ पे रखा था, जो इनको प्रॉपर टूम था जहाँ बहुत खजाना निकला है, वो किसने डिस्कवर करा था। तो ना इजिप्ट के अंदर एक जगह है जिसको कहते हैं वैली ऑफ किंग्स। तो इस वैली ऑफ किंग्स के अंदर आपको पता है सिर्फ हमारे किंग तुत की नहीं, बहुत सारे राजाओं की, महाराजाओं की, इनके यहाँ के आम लोगों की बहुत सारी ना वैली ऑफ किंग्स इसलिए कहा जाता है। बहुत सारे कॉफिन्स रखे हुए हैं, बहुत सारी ममीज है। तो एक प्रोजेक्ट चला था हिस्ट्री में, आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या करा, इजिप्ट में गए, वैली ऑफ किंग्स में गए, फोटो देखो यहाँ पे चल रही है जो, और वहां जाके खुदाई करी और ढूंढे अलग अलग टूम। तो हॉवर्ड कॉटर जो एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं, फोटो देखते रहो, इन्होंने 1922 के अंदर किंग तट का जो टूम है उसे डिस्कवर कर लिया था। तो ये चैप्टर ना फेजेस में चलेगा। किंग तट को जब पहली बार इनकी मम्मी को डिस्कवर करा था, ढूंढा था हॉवर्ड कार्टर ने, तो किस कंडीशन में उनको मम्मी मिली, बहुत सोने के साथ लदी हुई थी, कॉफन सोने का बना हुआ, कॉफन का चेहरा सोने का बना हुआ, ये यहाँ देख सकते हो। ये सब आप जानोगे। 1922 में मम्मी मिलने के बाद 1968 में किंग तट की मम्मी का एक्सरे करते हैं एक प्रोफेसर। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हाँ भाई जाने मर्डर कैसे हुआ है, एक्सरे से ज्यादा बातें पता नहीं चल पाती है। तो 1968 के बाद 2005 में फाइनली किंग तट की मम्मी का सीटी स्कैन हो रहा है। इन चैप्टर में आप यही जानोगे कि जब किंग तट की मम्मी को सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया तो सीटी स्कैन करके क्या खबर हमें मिली कि भाई क्या हुआ था इनके साथ, इन्हें मरे कैसे थे। तो ये जो 19 साल में वो मरी, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि ये सब सीटी स्कैन करके हमें पता चला था।
सो लेट्स बिगिन। जैसे वो हिस्ट्री टीवी देखा है तुमने, कभी देखते हो टीवी भी या मोबाइल में लगे रहते हो हर समय? तो ये जो सीटी स्कैन वाला ये जो ये पूरा ऐसे दिखा बताऊंगी मैं आपको, इसको आप समझ सकते हो। जो हिस्ट्री टीवी पे एक शो आता था एंशिएंट एलियंस करके, और हिस्टोरिकल शोज आते थे, बिल्कुल वैसा समझना आप इस चैप्टर को, और हिस्ट्री में बिल्कुल डूब जाओ और ये एनिमेटेड इमेजेस के थ्रू जो है एक्सपीरियंस करो कि कैसे जो है साइंटिस्ट गए वहां पे और उन्होंने ढूंढा था किंग तट की मम्मी को। सो लेट्स बिगिन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ही वाज जस्ट टीनेजर व्हेन ही डाइड। ही कौन हो रहा है यहाँ पे? ही है हमारे किंग टूटनखामन। वो टीनेजर थे जब वो मर गए थे। द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट। वो आखिरी ईयर मतलब होते हैं, ईयर मतलब होता है वारिस थे, आखिरी वारिस थे उस इजिप्ट की फैमिली के जो बहुत ही समय तक जिसने रूल करा था इजिप्ट को। ठीक है जी, समझ गए। ही वाज लेड टू रेस्ट। लेड टू रेस्ट मतलब जब वो मर गए थे तो उनकी मम्मी को कॉफन में जब रखा गया था, यानी कि जब उनको दफनाया गया था, ही वाज लेडन विद गोल्ड। बहुत सारी सोने की ज्वेलरीज इनके साथ रखी थी। एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और फिर धीरे धीरे दुनिया उन्हें भूल गई। वैली ऑफ किंग्स में किंग तट बहुत समय से रह रहे थे, लगभग हजारों सालों से वो रह रहे थे, बट जाके उन्हें 1922 में हॉवर्ड कार्टर ढूंढ लेते हैं। ठीक है, सिंस द डिकवरी ऑफ हिज टूम इन 1922, जब तक उनके टूम की डिस्कवरी नहीं हुई 1922 में, तब तक वो शांति से थी किंग तट की मम्मी। ठीक है जी। द मॉडर्न वर्ल्ड हैड स्पेक्यूलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। स्पेक्यूलेटेड मतलब बातचीत हो रही है, अफवाहें टेंशन ले रहे हैं लोग भैया कि अब हुआ क्या था कि ये इतने छोटे से बच्चे की मम्मी है। बच्चा नहीं कहेंगे, मतलब 19 साल में जवान है बहुत ही ज्यादा, वो टीनेजर थे वो, तो भाई ये राजा बने हुए थे और इनकी डेथ कैसे हो गई इतनी छोटी उम्र में? तो लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं, एंड मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। और ऐसा सोचा जाता था भाई मर्डर ना हुआ हो इनका, तो इसलिए जो है अब क्या हो रहा है, नाउ किंग तट इज लीविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। तो 1922 में किंग तट की मम्मी को डिस्कवर कर लिया गया था, और अब चल रहा है 2005। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़े हैं 2005 चल रहा है, तो अभी भी इतनी पुरानी बात है हमारे लिए। तो तुम में से कुछ तो पैदा भी नहीं हुए हो, शायद हुए हो गया, नहीं चलो जो भी है बता दो हुए थे या नहीं हुए थे। ठीक है, तो ये 2005 के अंदर किंग तट की मम्मी को जो है 80 साल बाद उनके चैम्बर में से बाहर निकाला गया है, और अब उनको एक सिटी स्कैन मशीन के अंदर डाला जाएगा, जिससे कि पता चले क्लूज क्या हो गए, जिससे पता चल पाए हमारे को कि भाई उनकी लाइफ कैसी थी, वो दिखते कैसे थे, और उनकी डेथ कैसे हुई, ये जानने के लिए, प्रिसाइज डेटा जानने के लिए। तो फोरेंसिक टीम वहां गई है बॉयश फेरोआ के बारे में पता लगाने के लिए। ठीक है, तो सिटी स्कैनर मशीन पहुंच चुकी है इजिप्ट, देखने के लिए किंग तट की लाइफ और डेथ के राज। ठीक है, एन एंग्री विंड स्टिर्ड अप घोस्टली द डस्ट डेविल्स एज किंग वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस। अब जैसे ही किंग तट को स्ट्रेचर पे रख के बाहर ले जाया गया, तो खतरनाक हवाएं यहाँ पिरामिड्स के पास में इजिप्ट में चलनी शुरू हो जाती हैं। डस्ट का डेविल बन जाता है, क्योंकि वहाँ रेत होती है रेगिस्तान में, तो ऐसा लग रहा था कि जो रेत है उसने एक डेविल का फॉर्म ले लिया। इतनी तेज रेत और हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हम गाइज वो बॉयश फेरोआ की स्लीप डिस्टर्ब कर रहे थे। इट इज नॉट a good thing to disturb dead people, but for knowing our past हमें ऐसा करना पड़ता है। ऐसा हम नहीं कहेंगे wrong और right, but still guys if we want to know कि पिछले समय में क्या होता था, उनसे सीखने के लिए हमें कभी कभी ऐसा करना पड़ जाता है। तो हम उनको देखने के लिए ले जाते हैं सिटी स्कैन में। तो एटमॉस्फेयर बड़ा अजीबो गरीब सा हो गया था इजिप्ट का। अब एंशियंट इजिप्शियन एक सेमेट्री है नोन एज वैली ऑफ किंग, वहीं के आसपास का ये सारा नजारा है। आई हैव टोल्ड यू अबाउट वैली ऑफ किंग्स। वैली ऑफ किंग्स में हजारों कब्रें हैं, जिसमें हजारों नहीं मतलब समझ लो तुम बहुत ज्यादा तो तुम 10-20 हजारों ममीज हैं, और सबका जो है क्या चल रहा है, सबके नंबर लिखे गए हैं पेपर के ऊपर, और सबको जो है चेक करा जा रहा है। ठीक है, डार्क बेली क्लाउड्स, काले काले बादल बड़े बड़े पूरे के पूरे डिजर्ट में जो है आसमान में फैल जाते हैं। दोपहर के समय में ऐसा सा एटमॉस्फेयर हो जाता है। एंड नाउ इट वाज 6 PM, और अब 6 बज चुके थे। 5 जनवरी 2005 के 6 बज चुके थे। अब जो है शाम हो चुकी थी, एंड किंग तट की मम्मी को ले जाया गया सिटी स्कैन के लिए। द वर्ल्ड्स फर्स्ट फेमस ममी, मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर। तो 5 बजे किंग तट की मम्मी को सिटी स्कैनर पे रखा गया, और वो अंदर यहाँ सिटी स्कैनर के अंदर जाती हैं। ठीक है, एंड क्यों गई हैं? सो दैट जो मेडिकल मिस्ट्रीज हैं उनकी लाइफ और डेथ को लेकर वो पता लगा पाए। उस रूलर की लाइफ और डेथ की मिस्ट्रीज पता लगाई जा रही थी 2005 में, जिसका 3300 साल पहले। तो किंग तट को मरे हुए 3300 ईयर्स हो चुके थे, यानी कि 3300 साल हो चुके थे, और अब 3300 साल बाद देखो लोग जा रहे हैं और उनकी मम्मी को स्कैन कर रहे हैं। ठीक है, अभी तुम्हें इस चैप्टर में नहीं बता रखा है, उसके बाद में ना अभी कुछ 2005 के बाद एक बार और किंग तट की मम्मी का DNA टेस्ट भी कराया गया था, पता लगाने के लिए कि भाई इनकी जो है पूर्वज डायनेस्टीज वगैरह का लिंक देखने के लिए। तो इनका DNA टेस्ट भी करवा चुके हैं। ठीक है, वो आपको चैप्टर में नहीं बता रखा। ऑल आफ्टरनून, अब क्या था, जब किंग तट की मम्मी को तो वो ले जाया गया सिटी स्कैन के लिए, तो उस समय में पूरे दोपहर के अंदर जो टूरिस्ट लोग थे वो पहुंच गए चैम्बर में किंग तट की मम्मी के, कि देखे भाई खजाना बजाना क्या ऐसा है वहां पे। तो पूरे के पूरे वर्ल्ड से लोग जो है क्रैम्ड रॉक कट टूम के अंदर चले जाते हैं। क्रैम्ड मतलब ऐसे
मोड़ा हुआ सा, रॉक कट मतलब गुफा में बना हुआ था, गुफाएं होती हैं उनके अंदर उसको तोड़ के अंदर कमरे बना रखे होते हैं, चैम्बर, वहां पे मम्मी को रखा जाता है। तो जो किंग तट की मम्मी का जो टूम था वो था 26 फीट अंडरग्राउंड, और उसे देखने के लिए टूरिस्ट आ रहे थे। दे गेज्ड एट द मोरल्स एट द वॉल, और किंग तट की मम्मी का जो चैम्बर था उसकी दीवारें भी सजाई गई थी, उस पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई गई थी, लोग उसको देख रहे थे एंड जो है तुद के फेस को देख रहे थे। जो बार बार मैं आपको एक फोटो दिखा रही थी ना, ये किंग तट की तस्वीर है मैं कह रही थी, तो वो जो गोल्डन सा फेस मास्क है उसको लोग देख रहे थे। ये सबसे स्ट्राइकिंग फीचर था किंग तट की मम्मी का। तो ये देख सकते हो आप, दिस इज एग्जैक्टली द सेम इमेज, थैंक्स टू आर्कोलॉजिस्ट जिन्होंने इन इमेजेस को अपलोड कर रखा है। तो ये देखो, ये पीछे मुराल्स बने हुए हैं, ये जो है वहाँ पे वॉल के ऊपर, ये कॉफन है और कॉफन में ये रही किंग तट की मम्मी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम द गाइडेड बुक्स, कुछ विजिटर्स के हाथ में गाइड बुक्स थी, वो उसमें से पढ़ रहे थे, विस्पर कर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, ये देखो ये देखो ये देखो, ऐसे बातें कर रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, कुछ बहुत डरे सहमे करे हुए थे, परहैप्स पॉन्डरिंग तुड्स अनटाइमली डेथ, कुछ खड़े होकर सोच रहे थे यार इतने जो है जवानी में इनकी डेथ कैसे हो गई होगी। वंडरिंग with a shiver if the Pharaoh's curse will be true, shiver मतलब शिवर करना ना, मतलब ऐसे कांपना, कुछ कुछ तो डर के कांप भी रहे थे कि कहीं फेरोआ का कर्स जो कहा जाता है वो सही तो नहीं है ना। फेरोआ का मतलब किंग होता है और कर्स मतलब होता है मतलब कि कुछ, कर्स मतलब क्या हिंदी में क्या बोलेंगे हम कर्स को, मतलब श्राप टाइप आप कह लो। ठीक है, तो कर्स मतलब होता है तो कर्स का एग्जैक्ट मीनिंग देखो मैं यहाँ लगाती हूँ। तो अगर कर्स को अगर हम गए तो ऐसा कहा जाता है, तो एक किंग तट के लिए किंग तट से रिलेटेड एक फेरोआ कर्स था, मतलब इजिप्ट में एक फेरोआ कर्स कहा जाता है कि भाई अगर जो लोग जो है ऐसे मम्मी की स्लीप को डिस्टर्ब करते हैं उनके ऊपर डेथ और मिसफॉर्च्यून आएगा, ऐसा मतलब कहा जाता है कि भाई एक मतलब मानते हैं वहाँ के लोग कि अगर तुम जाके ऐसे उनकी जो है वो सो रहे हैं, वो अपने आफ्टर लाइफ में अगर तुम जाके उन्हें तंग करोगे तो तुम मर भी सकते हो या तुम्हारे साथ कुछ गलत चीज़ें हो सकती हैं। तो कुछ लोग वहाँ पे जो थे वो डर भी रहे थे कि भाई हम गलत कर रहे हैं। सो ये देखो ऐसे ये मोराल्स बने हुए किंग तुत की मम्मी के पे, और ये किंग तुत की मम्मी है वहीं पे। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। द मम्मी इज इन अ वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s। जाही हवास कहते हैं जो इजिप्ट के सेक्रेटरी जनरल थे सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्स के। तो अब ये क्या हो रहा है, अब क्या होता है किंग तट की मम्मी के चैम्बर में, ये 2005 का समय है, गए हैं जाही हवास जी और बहुत सारे और लोग, और वो जैसे ही चैम्बर में जाके कॉफिन को हटाते हैं तो उन्हें दिखाई देती है जो किंग तट की मम्मी है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक हालत में थी, बहुत ही बैड कंडीशन में थी। तो वो देखकर जाही हवास कहते हैं कि ये सब ना कार्टर ने किया था 1922 में। अब हम चलेंगे हिस्ट्री के अंदर 1922 के अंदर कि कार्टर ने ऐसा क्या किया था। द वे आई एम एक्सप्लेनिंग यू इज दिस चैप्टर इज़ द बेस्ट वे। हाँ, मैं खुद कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गाइस ये चैप्टर बहुत पेचीदा हो जाता है। हम हिस्ट्री 2005 से 1968 से 1922 में कब जंप करके जाते हैं समझ में नहीं आता, बट नाउ तुम्हें समझ में आ गया ना। जब जाही हवास ने 2005 के अंदर इस मम्मी को देखा तो अपने दिमाग में सोचते लगते हैं कि भैया 1922 में तो कार्टर ने मम्मी के साथ कुछ बहुत जो है गलत तरीके से डील करा, मतलब केयरफुली नहीं डील करा। अब हम चलते हैं 1922 में और देखते हैं भाई ऐसा क्या गलत कर दिया था हॉवर्ड कार्टर ने जो इतना बड़ा इंजाम उनके ऊपर लग रहा है कि उन्होंने किंग तट की मम्मी को नुकसान पहुंचाया था। ठीक है, सो लेट्स सी कि कार्टर ने जो है किंग तट की मम्मी के साथ 1922 में क्या करा था। तो कार्टर कौन है, जैसे कि मैं उनको फोटो आपको दिखाई चुकी हूँ, उनका नाम है हॉवर्ड कार्टर, और वो ब्रिटिश के एक बहुत बड़े, ब्रिटेन के एक बहुत बड़े आर्कोलॉजिस्ट थे। एंड उन्होंने ही किंग तट की मम्मी को जो टूम था, जो कमरा था उसका, उसको डिस्कवर कर, कमरा नहीं कहेंगे, जो पूरा टॉम्ब इतना बड़ा मकबरा था उसको जो है डिस्कवर करा था उन्होंने कब, 1922 के अंदर। और उसके बाद जो है उन्होंने जो है क्या करा, अंदर घुसते ही जैसे ही उनके चैम्बर में गए तो जितने भी एंटीक्स थे उनको जो है देखना शुरू कर दिया। अच्छा ये ठीक है। दे रिमेन द रॉयस्ट रिचेस्ट कलेक्शन एवर फाउंड ऑफ एनी फेरोआ। पता है आपको जो ये किंग तट का जो ये खजाना निकला इनके टूम के अंदर से, ये सबसे महंगा और सबसे रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन है जो आज तक इजिप्ट के किसी फेरोआ के पास से नहीं निकला है। मतलब कितने महान राजा होंगे ये, कितने पैसे वाली डायनेस्टी के राजा थे ये, इनके खजाने जितना बड़ा खजाना आज तक कभी नहीं निकला है। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स थे गोल्ड के बड़े बड़े गहने हो गए, और जो है बहुत ही ऐसी चीज़ें थी जो आप देख के हैरान हो जाओगे, जैसे प्रॉपर खजाना जो है निकला था। बट जिस चीज़ ने, ये देखो ये पूरा खजाना भरा पड़ा था, क्योंकि इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं तो वो चीज़ें रखते थे अपने जो है लोगों के साथ में, उन्हें लगता था कि वो अपनी अमीरी, अपना खजाने अपने साथ जो है अपने मरने के बाद भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े गोल्ड के खजाने के साथ तो देखो ये देख सकते हो आप यहाँ पे सारा तुत को जो है रखा गया था, बट साथ ही के साथ में तुत वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स। किंग तुत के साथ में एवरीडे आइटम्स को भी रखा गया था। तो जैसे रोजमर्रा का, जैसे अब आजकल हम टूथब्रश यूज़ करते हैं, पेस्ट यूज़ करते हैं, बाल्टी मग्गा चाहिए हमारे को, और टावल चाहिए, और क्या चाहिए होगा, फेस वॉश चाहिए, कपड़े चाहिए अच्छे खासे पहनने के लिए, ठीक है, और लड़कियाँ हो तो हेयर बैंड चाहिए तुम्हें। तो ऐसे मतलब जो भी तुम्हें मतलब आजकल की चीज़ें चाहिए होंगी, वैसे उस जमाने में जो किंग तट डेली बेसिस पे यूज़ करते थे वो चीज़ें उनके साथ मरने के बाद रखी गई। जैसे कि बोर्ड गेम
गेम्स की, वो बोर हो रहे हो भैया मरने के बाद तो बोर्ड गेम्स खेलें। ब्रॉन्ज का रेजर रखा गया उनके साथ में, लिनन के अंडरगारमेंट्स रखे गए, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, फूड और वाइन के लिए केसेस रखे गए, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें उनके साथ जो है रखी गई थी उनके चैम्बर में। तो ये है कॉफन जिसके अंदर, ये असली कॉफन है देखो गाइस, जिसमें किंग तट की मम्मी थी। ये दीवारों पे मुराल्स बने हुए, इस कॉफन के अंदर जो है किंग तट की मम्मी थी। मतलब ये बॉक्स आप कह सकते हो इसके अंदर थी, और इसके अंदर जो है और उनका फेस पे वो गोल्ड का जो मास्क वाला जो बड़ा सा कॉफन है वो भी इसी के अंदर था, ठीक है। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग फेरुआस फ्यूनरी ट्रेजर, महीने लग गए खाली जो आसपास में, ये इसको तो बाद में चेक करा गया, आसपास का खजाना चेक करने में ही महीने लग गए। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग द 3 नेस्टेड कॉफन। उसके बाद हॉवर्ड कार्टर पहुंचते हैं 1922 में 3 नेस्टेड कॉफन पे। तो ये जो कॉफन है ये है 3 नेस्टेड कॉफन, पहले एक ये है, अंदर एक और है, उसके बाद अंदर एक और है, तब जाके किंग तट की मम्मी पर आप पहुंचने वाले हो। ओपनिंग द फर्स्ट कॉफन, जैसे ये पहले कॉफन का डब्बा वो खोलते हैं, ऊपर से ढक्कन वो खोलते हैं इसका, तो जो है उसमें क्या था, एक श्राउड रखा हुआ था। श्राउड क्या होता है, कपड़ा होता है, बहुत ही मतलब इट इज़ अ वेरी, आप कह सकते हो बहुत मतलब बहुत मान्यता होती है श्राउड की, ठीक है। तो एक श्राउड रखा हुआ था, उस पर गार्डलैंड्स, उसमें मालाएं रखी हुई थी। जो माला थी वो विलो और ऑलिव के लीव्स की थी, और वाइल्ड सेलरी, लोटस के पेटल थे, कॉर्नफ्लावर थे, जो है इस फूलों से भरे हुए जो है उनको देखकर जो है हॉवर्ड कार्टर को समझ में आता है भाई 3300 साल पुराने फूल थे वो, तो उनको देखकर भी वो समझ जाते हैं, वो साइंटिफिकली पता लगाया जाता है अच्छा कौन सा फूल है ये। तो उन्हें देखकर उन्हें समझ में आ रहा था कि शायद इनकी डेथ हुई होगी गर्मियों में, मार्च से अप्रैल के बीच में, तभी स्प्रिंग के मौसम में हुई होगी, मतलब तभी इतने सारे ये फूल रखे गए थे, ठीक है। चलो अब ये देखो गाइस, ये देखो ये हॉवर्ड कार्टर जी। फिर इन्होंने सेकेंड कॉफन जब खोला ना, फर्स्ट कॉफन खोला उसके बाद सेकंड कॉफन खोला, ये देखो, ये देख रहे हो, ये जो ये पूरा गोल्ड का बना हुआ था, ये मास्क, यही मास्क है, यही फोटो जो मैंने बार बार लगा के आपको दिखाई थी, ये इसमें ना गोल्ड के कॉफन के ऊपर उनका जो है फेस डिजाइन कर रखा था किंग तट का, ठीक है। तो चलो इस तरीके से आपको ये जो फोटोज हैं बहुत मदद करेगी चैप्टर को समझने में। व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, जैसे ही हॉवर्ड कार्टर जो है किस पे पहुंच जाते हैं, किंग तट की मम्मी पे, मतलब वो इसको भी खोल लेते हैं, इस वाले बॉक्स को भी जो ये है, और उसके बाद जब वो मम्मी को देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मम्मी थी वो जो थी वो नीचे से चिपक चुकी थी। तो पर्टिकुलरली ये वाली इमेज देखो आप, ये देखो, ये है वो गोल्ड का पूरा कॉफन बना हुआ, ये प्योर गोल्ड का है, और इस पे किंग तट का चेहरा भी बनाया गया है। इसी चेहरे को देखो मैंने ये थोड़ा इसमें बनाया है, ठीक है। तो ये यही चेहरा है, देख रहे हो, यही चेहरा जो है इस मम्मी पे बना हुआ है। अब ये पूरा गोल्ड था, ये उस बड़े वाले डब्बे के अंदर था। तो ये जो था ना, ये इसको खोलते ही किंग तट की मम्मी थी, समझ लो तुम। अब इसमें क्या हुआ कि इसके नीचे से ना चिपक चुकी थी किंग तट की मम्मी। अब क्या तुम कहोगे, छोड़ दो कोई बात नहीं, नहीं भैया। अब हॉवर्ड कार्टर को क्या डर था कि अब वो चाहते थे, और ऑब्वियसली ऐसा ही हुआ था कि भाई ये जो है ना, ये वाला जो ये कॉफन है गोल्ड वाला, इसको ले जाके म्यूजियम में रखा गया था। अब इसको म्यूजियम में रखने के लिए किंग तट की मम्मी को इससे बाहर निकालना पड़ेगा, बट मम्मी नीचे चिपक चुकी थी इस कॉफन के। और अब तुम कहोगे यार मत रखो म्यूजियम में, यहीं लीव कर दो, तो भी डर था कि अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया था कि इतना खजाना है, इतना सोना है। वरना क्या करते, चोर उचक के आ जाते और क्या करते, गैंग बना के आते, और वो तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कैसे भी करके चीर के निकाल लेते किंग तट की मम्मी को बाहर इसमें से, और जो है ये कॉफन लूट के ले जाते। तो बहुत ज़रूरी था। और जो नेकलेस वगैरह भी किंग तट, ऐसा थोड़ी है कि उनकी बॉडी पे कोई नेकलेस नहीं पहनाए गए थे, बहुत हज़ारों गहने थे, तो वो भी निकाल के ले जाते। तो अब ज़रूरी था कि जितना भी यहाँ सोना, खजाना, हीरे जवाहरात थे, उस सबको म्यूजियम में पहुँचाना था। तो अब क्या किया जाए, तो इसलिए हॉवर्ड कार्टर ने कुछ ऐसा करा जिससे किंग तट की मम्मी को बहुत नुकसान पहुँच गया था। अब पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। द रिचुअल रेजन्स हैड हार्डन। अब पुराने ज़माने में जब ये इजिप्शियन लोग जो है मम्मी को ऐसे बैंडेजेस लगाते थे, तो कुछ रेजन्स, कुछ टाइप का रेजन मतलब केमिकल्स आपका और लगाए जाते थे बॉडी पे, और फिर ये बैंडेज कपड़ा बांधा जाता था। तो वो जो बैंडेज और कपड़ा था वो चिपक चुका था सॉलिड गोल्ड कॉफन के बॉटम पे, जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो इस कॉफन के बॉटम पे चिपक चुके थे किंग तट, ठीक है। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव। अब तुम फोर्स लगा के उसकी मम्मी को बाहर निकालते किंग तट जी की, तो वो टूटने का खतरा था और डर लग रहा था। कार्टर रोट व्हाट हैज टू बी डन। कार्टर कहता है भाई अब मैं क्या करूँ, ये तो बाहर ही नहीं आ रहे हैं। अब तुम्हें वही क्वेश्चन अगर आता है कि भैया लीव कर दो मम्मी को इसी कॉफन के अंदर गोल्ड वाले, तो चोर आ जाएंगे, कार्टर यही कहता है। तो फिर कार्टर क्या करता है, कार्टर सोचता है कि यार अब एक काम करता हूँ, ये जो केमिकल हैं ये चिपक चुके हैं और हार्ड हो चुके हैं, तो इन्हें पिघलाने की कोशिश करता हूँ। तो इजिप्ट में धूप, तुम्हें पता है कैसे डेजर्ट के अंदर कैसी धूप होती होगी। तो कार्टर क्या करता है, इस गोल्ड के कॉफन को और किंग तट की मम्मी को कॉफन का लिड हटा के, ढक्कन हटा के उसको बाहर रख देता है चमकती हुई धूप के अंदर। कितनी तेज़ धूप थी आप सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए रख देता है सेवरल आवर्स तक, सोचने के लिए कि शायद वो जो केमिकल है वो पिघल जाए। बट ऐसा नहीं होता है। वो 149 डिग्री फ़ारेनहाइट की धूप में बाहर जो है
किंग तट के जो है कॉफन को रख देता है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल भी नहीं है ऐसा करना इतने महान फेरोआ, इतने बड़े फेरोआ की मम्मी के साथ में। बट कार्टर कह रहा मैं अपनी जगह सही हूँ भाई, मैं क्या करूँ, कोई और आएंगे तो वो तो भैया क्या ही कर सकते हैं, मम्मी का तो वो ध्यान ही नहीं रखेंगे, वो तो सिर्फ सोना लूटने आ जाएंगे लोग, ठीक है। तो जो है ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, वो साइंटिफिक डिटैचमेंट के साथ कहता है द कंसोलिडेटेड मटीरियल हैड टू बी चिसेल्ड अवे beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remain। अब फाइनली ये लाइन मैंने ऐसे रीड इसलिए करी है क्योंकि अब क्या किया जाए, धूप में रखने से भी कोई फायदा नहीं होता है। तो कार्टर दिल पे पत्थर रखे और परेशान होकर कहते हैं कि अब हमारे को ये जो किंग तट की मम्मी का बॉटम में यहाँ पे जो ये किंग तट की मम्मी है, चाकू लेके, मतलब कि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लेके इसको नीचे से इस केमिकल को कट करना पड़ेगा, चिसेल अवे मतलब कट करके चीर के जो है मम्मी को बाहर निकालना पड़ेगा, फिर इस गोल्ड कॉफन को म्यूजियम में रखा जाएगा। तो ना चाहते हुए भी उन्हें जो है ऐसा करना पड़ा। तभी जो है जाहिर हवास कह रहे थे कि कार्टर ने नुकसान पहुंचाया है किंग तट की मम्मी को, कि उसके नीचे से, उनके नीचे से क्या करा गया, जो है केमिकल्स को चीर के निकाला गया। इन हिज डिफेंस, अपने डिफेंस में कार्टर क्या कह रहा था, जो मैं तुम्हें 50 बार बता चुकी हूँ अभी तक, इफ ही हैडंट कट द मम्मी, अगर वो मम्मी को नीचे से कट नहीं करता फ्री, तो थीव्स आ जाते और वो तो पता नहीं ही क्या ही कर देते, पहले गार्ड्स को मारते और फिर पूरी मम्मी को रिप कर देते और जो है सोना लूट के ले जाते और कॉफन को भी लूट के ले जाते, ठीक है। अब पढ़ते आगे क्या होता है। इन तुत्स टाइम, अब इतना सोना रखा क्यों गया था, तो ये बताया जा रहा है कि तुत के ज़माने में रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी, बड़े ज़्यादा अमीर होते थे किंग, ठीक है। एंड वो ऐसा सोचते थे कि वो अपनी अमीरी अपने साथ दूसरी दुनिया भी लेके जा सकते हैं, मरने के बाद भी लेके जा सकते हैं। एंड फॉर हिज जर्नी टू ग्रेट बियॉन्ड, और अपनी मरने के बाद के जर्नी के लिए किंग तट के साथ भी बहुत सारी सामान रखा गया था। प्रेशियस कॉलर्स, कॉलर्स मतलब गले में पहनने वाला कॉलर, सोने का बना हुआ, नेकलेस हो गए, बड़े बड़े ब्रेसलेट्स हो गए जिसमें हीरे जवाहरात हर टाइप के महंगे से महंगे जेम्स रख लगाए गए थे। एंड एम्यूलेट्स हो गया, सेरेमोनियल एप्रन, कपड़े भी रखे गए थे, सैंडल्स हो गया, शेट्स फॉर फिंगर्स, फिंगर्स पे पहनने के भी कुछ कपड़े थे, टोस पे पहनने के, और जो उनका आइकॉनिक इनर कॉफन था ये प्योर गोल्ड का बना हुआ, इसके तो चर्चे तुम पता नहीं लगा सकते हो आज तक कितने होते हैं। नाउ ये जो अगर मैं तुम्हें फोटो दिखाऊं तो ये कौन है, तो गाइस ये है किंग तट की असली मम्मी। ये देख सकते हो आप यहाँ पे। अभी फिलहाल अगर तुम सर्च करोगे, क्रोम पे सर्च करो ना कि किंग तट की मम्मी को, अभी फिलहाल जो है उनके टूम में, चेम्बर में ही है। कहाँ रखा गया, इनका गोल्ड कॉफन लेके चले गए तो इनको इनके चेम्बर में ही रखा था, बट उसके ऊपर जो है ना टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला ग्लास लगा रखा था, वुडन कॉफन में डाल के, मतलब कहाँ सोने के कॉफन में रहते थे, वुडन कॉफन लगाया और ऊपर जो है ग्लास का एक ऐसा टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला सा एक डिवाइस लगाया। क्यों, क्योंकि लोग अगर वहाँ जाएँ या अब वो उस कॉफन के अंदर नहीं थे तो टेम्परेचर कंट्रोल करने की ज़रूरत थी। तो किंग तट की मम्मी को टेम्परेचर, आई थिंक सो ये वही फोटो है, ये ग्लास है, ये देखो यहाँ पे ग्लास है, ये किंग तट की मम्मी को टेम्परेचर कंट्रोल वाले उसमें रखा गया है। सो दिस इज किंग तट्स मम्मी, ठीक है, ये उनकी असली मम्मी है और कॉफन को ले जाके म्यूजियम में रख दिया गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टू सेपरेट तुथ फ्रॉम हिज अडॉर्नमेंट, अब अडॉर्नमेंट्स क्या हो गए, जो गले में, कान में किंग तट की मम्मी को पहनाए गए होंगे, तो उसको भी हटाया गया था, उसको भी जो है कार्टर ने हटाया था। तो उसके लिए भाई पूरी किंग तट की बॉडी के एक एक जॉइंट को जो है सीवियरली जो है कट करा होगा और तब वो बाहर निकाला होगा। तो सोचो कितना नुकसान पहुंचा उनकी मम्मी को। कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मीज हेड एंड सेवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, तो गले में कॉलर था, नेकलेस थे, तो सर निकाला और उसमें से फिर नेकलेस बाहर निकाले। आप कहो कि क्यों निकाले, तो वो कह रहे चोरी करके छोड़ ले जाएंगे, वो भी अपनी जगह सही थे, क्या करे क्या ना करे, ठीक है। वंस दे हैड फिनिश दे रीअसेंबल, और जब वो फिनिश हो गए तो उन्होंने रीअसेंबल कर दिया था तुत की बॉडी को। एंड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विद अ पैडिंग दैट कंसील द डैमेज, और साथ ही के साथ में फिर क्या करा, एक वुडन बॉक्स के अंदर फेरोआ की, किंग की मम्मी को रखा, जिसमें नीचे पैडिंग कर दी गई थी, यानी कि एक पैड्स लगा दिए गए होंगे, कुछ गद्दा लगाया होगा वटेवर, जिससे कि जो है नीचे वो इसलिए लगाया गया कि जो डैमेज हुआ था बॉडी को किंग तट की मम्मी की, वो जो है सहन वुडन बॉक्स के ऊपर डायरेक्ट नहीं लगा, नीचे पैडिंग कर दी गई थी टू कंसील द डैमेज, और फिर जो है वहीं पे रखा दिया गया उनको जहाँ पे किंग तट अभी रहते हैं, ठीक है। तो चलो ये रहा किंग तट का जो है, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये रही पैडिंग, ये दिखा रखा है आपको, और ये किंग तट की मम्मी है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें आज के समय की, तो अब आर्कियोलॉजी 2005 में अब हम वापस आते हैं। तो सब तो 1922 में हुआ ना, तो 1922 में तो मेजर फोकस क्या है, खजाना लूटो, खजाना लूटो, नेकलेस निकाल लो, ये सबको रख के आए म्यूजियम के अंदर, ठीक है। अब धीरे धीरे आर्कियोलॉजी चेंज होने लग गई। अब रेदर देन खजाने के ऊपर फोकस होने लगा जीवन और मृत्यु के बारे में जानने के लिए। अब लोगों का इंटरेस्ट आता ये था यार इतने छोटे से फेरोआ मरे कैसे, ये जानने के लिए। तो इसलिए अब किंग तट के ऊपर जो है साइंटिफिक रिसर्च होनी शुरू हुई। हैज चेंज सब्सटेंशियली नाउ एंड अब फोकस लेस ऑन ट्रेजर होता है एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड डेथ, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और अब जो है भाई टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया हो गई है, तो नई नई टेक्नोलॉजी से हम पता भी लगा सकते हैं। इन 1968, अब 1968 में आते हैं हम, 1922 के बाद अब पहुंच जाओ तुम 1968 के अंदर। अब 1968 में 40 साल बाद लगभग जब कार्टर ने मम्मी को ढूंढा था 1922
में एक अनाटमी प्रोफेसर थे, यानी कि एक प्रोफेसर थे, उन्होंने किंग तट की मम्मी का एक्सरे करा और उनने एक्सरे करके बाद बोला, एक बहुत ही बड़ी, लोगों को हैरानी हो गई उनकी बात सुन के, उन्होंने कहा कि बीनीथ द रीजन दैट केक्स हिज चेस्ट, यानी कि जो है किंग तट की मम्मी में जो है चेस्ट वाला जो एरिया है उनका, वहां से उनकी ब्रेस्ट बोन और जो फ्रंट रिब्स है वो मिसिंग है, यानी कि ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स उनकी है ही नहीं उनके स्केलेटन के अंदर। तो ये बात सुनते ही लोग जो है सोचने लगे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर जो है देखो 1968 के बाद अब जाके 2005 में फाइनली किंग तट की मम्मी को सीटी स्कैन करने के लिए ले जाया जा रहा है, यही पता लगाने के लिए कि क्या सच में ऐसा है कि उनकी रिपकेजेस नहीं है, क्या इसी वजह से तो उनकी डेथ नहीं हुई थी, ये सब पता लगाने के लिए। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिनिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अब क्या बताया जा रहा है, देखो 1968 में तो क्या हुआ था, 1968 के अंदर तो हुआ था हमारा एक्सरे, अब टेक्नोलॉजी और बढ़िया आ गई थी, अब सीटी स्कैन की भी टेक्नोलॉजी आ गई थी जो बहुत बढ़िया इमेज फॉर्म कर सकता है हमारे बॉडी के अंदर क्या चल रहा है उसकी। तो इसलिए सोचा गया कि किंग तट की मम्मी का भी सीटी स्कैन करा लेते हैं, जो 100 ऑफ एक्सरेज का क्रॉस सेक्शन होता है, बहुत सारे एक्सरेज मिल जाते हैं और जो है 3 डायमेंशनल एक 3D टाइप की इमेज बना देते हैं। तो भाई एक्सरे से तो बहुत ज़्यादा चीज़ सीटी स्कैन बता सकता है एंड इट कुड आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट आंसर किंग तट की लाइफ को लेकर। 2 बड़े आंसर सीटी स्कैन कर सकता था, पहला कि वो मरे कब, कैसे मरे, और दूसरा मतलब किस उम्र में मरे थे, दोनों बातें सीटी स्कैन करके पता लगाई जा सकती थी। ठीक है, तो किंग तट्स की डिमाइस जो है साथ ही के साथ, तो बस अब आओ अगले पॉइंट पे। अब आपको किंग तट के खजाना देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, अब आप जानोगे किंग तट की लाइफ के बारे में कि उनका परिवार कौन था, इतनी बड़ी डायनेस्टी अगर इनकी थी तो इनके पापा कौन थे, इनके दादा कौन थे और ये खुद कैसे राजा थे, ये इनके बारे में थोड़ा सा अब हम जानेंगे। तो किंग तट जब मरे थे तो ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ होगा, बहुत ही मतलब एक मिसफॉर्चून हुआ होगा इजिप्ट के लिए, क्योंकि इसके ये बहुत पावरफुल राजा थे, इनके बाद जो भी डायनेस्टी है वो ज़्यादा से लंबे समय तक नहीं चली थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, अपनी डायनेस्टी के तो ये आखिरी थे और इनकी फ्यूनरल के बाद जो है इनकी डायनेस्टी खत्म होनी धीरे धीरे शुरू हो जाती है। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर, मतलब कि वो क्यों मरे और उनके मरने के बाद क्या हुआ ये भी हमें ज़्यादा अच्छे से नहीं पता है इजिप्ट के अंदर। ठीक है, अब इजिप्ट के राजाओं के बारे में अब आप जानोगे, किंग तट के पापा दादा उनके बारे में अब हम जानेंगे। तो अमेनोटॉप 3 इन्हें किंग तट का जो है फादर कहा जाता है, ग्रैंडफादर। नाउ वी डोंट नो एग्जैक्टली कि ये किंग तट के दादा थे या फिर उनके पापा थे। ये बहुत पावरफुल फेरुआ मतलब राजा थे, कहाँ के, इजिप्ट के ऑब्वियसली, हु रूल्ड फॉर 4 डिकेड्स मतलब 40 साल तक उन्होंने रूल करा और 18 जो है डायनेस्टी थी ये इजिप्ट की। और बहुत इजिप्ट ना इनके जो है इनके किंग तट के दादा अमेनोटॉप 3 के टाइम पे या पापा के टाइम पे सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। ठीक है, तो बहुत मशहूर हुआ था इजिप्ट इस समय पे। तो इजिप्ट की 18th डायनेस्टी के राजा रहे, समझ लो तुम, किंग तट भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। हिज सन अमेनोटॉप 4, अब तुम सपोज करो ये किंग तट के दादा थे अमेनोटॉप 3, तो अब 3 किंग तट के दादा हो गए और अमेनोटॉप 4 किंग तट के पापा। अमेनोटॉप 4 ये इजिप्ट में बहुत जाने पहचाने राजा, क्योंकि इन्होंने बहुत अफरा तफरी मचाई थी इजिप्ट के अंदर, इन्होंने बहुत चेंजेस लेकर आ गए थे ये अपने डायनेस्टी के अंदर। क्या चेंजेस लेकर आए थे, चलो पढ़ लेते हैं, 4 के बारे में जानते हैं। तो जो अब अमेनोटॉप 4 राजा बनते हैं तो ये इजिप्ट में बड़े बड़े चेंजेस लेकर आते हैं। पहले चेंज ये क्या लेकर आए, इन्होंने प्रमोट करी वर्शिप ऑफ एटेन की वर्शिप प्रमोट करी, जिन्हें कहा जाता है सन डिस्क गॉड। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, सन डिस्क गॉड। और उन्होंने खुद का नाम भी बदल लिया, अपना नाम रख लिया अखेंटन मतलब क्या होता है, सर्वेंट ऑफ द एटन। तो अब अमेनोटॉप 4 ने अपना नाम क्या कर लिया, अखेंटन। क्या कर लिया, अखेंटन। ठीक है, चलो फिर क्या होता है, एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेबिस टू द न्यू सिटी ऑफ अखेंटन। और क्या करा, अमेनोटॉप 4 ने अपना नाम बदल लिया, एटन की पूजा करवाई, अपना नाम बदल लिया, अखेंटन रखवा दिया। और अपना नाम अखेंटन रखवाने के बाद जो कैपिटल सिटी थी थीबिस से कर दी अखेंटन। और जो है आज के समय पर अगर हम इजिप्ट में देखेंगे तो इजिप्ट की जो शहर अमारना है वही अखेंटन है। ठीक है, ही फर्दर शॉक द कंट्री, और फिर लोगों को शॉक कर दिया अपनी कंट्री के, बाय अटैकिंग द टेम्पल्स ऑफ अमून गॉड। तो जो अमून गॉड थे जिनको इजिप्ट में जो है पूजा करी जाती थी जिनकी, उनको जो है उनके टेम्पल्स को अटैक करना शुरू करा अखेंटन ने, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल। तो इनके जो राजा है ना ये बहुत आप मानो रिलीजियस थे, ये अपना नाम ही अपने गॉड से रखते थे। जैसे कि ये देखो इनका नाम है अमेनोटॉप, तो इनका नाम ना अमून गॉड में से ही रखा गया, अमून। इनका नाम अमेनोटॉप 4 था, बट इन्होंने आटेन की गॉड की पूजा करवा के अपना नाम क्या रख लिया, क्योंकि अखेंटन एटन आ गया ना इसमें, तो ये किसको से भगवान की पूजा इन्होंने शुरू कराई, एटन की कराई, तो इन्होंने नाम रख दिया अखेंटन। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब क्या करा इन्होंने, पुराने वाले जो गॉड थे अमून गॉड, उनके मंदिर को और उनकी इमेजेस को भी जाके डिस्ट्रॉय करा। दिस मस्ट हैव बीन द मोस्ट हॉरिफिक टाइम इन इजिप्ट। बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के, इनका नाम है रे जॉनसन। ये कह रहे कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग टाइम होगा उस जमाने इजिप्ट के लिए कि उनका राजा ऐसा क्या क्या कर रहा है। ठीक है, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड। और इस तरीके से क्या हो रहा था, जो फैमिली इतने समय से रूल करी है उसका एंड आ रहा था। एंड देन अखेंटन वेंट अ लिटिल वैकी, मतलब क्या कि एक तो वैसे ही इनका साम्राज्य खत्म हो रहा था, ऊपर से जो अखेंटन जी है तो ये वैकी हो गए, मतलब ये अजीबोगरीब सी चीज़ें वहाँ पे करनी स्टार्ट कर देते हैं। चलो
चलो आगे बढ़ते हैं अब आफ्टर अखेंटन्स डेथ, अखेंटन के मरने के बाद में, यानी कि अमेनोटॉप 4 जो थे उनके मरने के बाद में एक मिस्टीरियस रूलर आके इजिप्ट पे राज करता है। यानी कि अखेंटन के बाद में, यानी कि अमेनोटॉप 4 के डायरेक्टली बाद तुत नहीं आ जाते हैं, उनके बाद बीच में कुछ पीरियड के लिए एक और राजा आके रूल करता है जिसका नाम था स्मेनकेरा, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। एंड स्मेनकेरा के बाद में ये जो ये वाला राजा लिखा है, इसके बाद में तूत अखेंटन आते हैं, यानी कि हमारे किंग तुत आते हैं। तो जब किंग तुत आके राजा बनते हैं, ये बहुत फेमस है आज के समय पे सिर्फ तुत नाम से, ठीक है। तो इनका जब नाम था बचपन में क्या था, इनका नाम था तुत आखेंटन। क्यों? क्योंकि अमेनोटॉप ने अपना नाम क्या कर लिया था, आखेंटन, तो इनका नाम था तुत आखेंटन। अब जब ये आके राजा बनते हैं तो ये सबसे पहले अपना नाम रखते हैं तुत आखेंटन से तूतन खामून, और ये आमून समझ गए आप, आमून कौन है, इनके पुराने वाले गॉड। तो जैसे ही तुत आते हैं रूल करने के लिए तो ये अपना नाम बदल के तूतन खामन कर लेते हैं, मतलब लिविंग इमेज ऑफ आमून। तो तुत ने क्या करा कि जो उनके दादा और उनके पापा शायद जो थे अमेनोटॉप 3, उनके समय पे जो अमून गॉड की पूजा करी जाती थी, तो तुत आके दोबारा से उन वाली गॉड की पूजा शुरू करवाएंगे। जो अखेंटन ने करा था वो सब चीज़ों को वापस करने की कोशिश करेंगे तूतन खामन, यानी कि हमारे किंग तुत, ठीक है। एंड ओवर सॉ रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वेज, तभी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे, क्योंकि जो भी चेंजेस अखेंटन ने करे थे ना 4 वाले अमेनोटॉप ने, वो सब चेंजेस वापस लेके गए तुत हमारे, ठीक है। ही रेन्ड फॉर अबाउट 9 ईयर्स, वो 9 साल तक उन्होंने राज करा, एंड फिर अचानक से मर गए। तो किंग तट को 2 नामों से बुलाया जाता है, एक तट अखेंटन भी और एक तूतन खामन। ऑफ हिज फेम एंड स्पेक्यूलेशन अबाउट हिज फेथ, तुत इज वन ममी अमंग मेनी इन इजिप्ट, यानी कि ऐसा नहीं है तुत एक बहुत ही फेमस इजिप्ट की मम्मी है, इनके अलावा कोई और फेमस नहीं है, नहीं, बहुत सारे और भी बहुत ममीज़ है इजिप्ट के अंदर। इजिप्ट के अंदर एक इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट चल रहा है जो स्टार्ट हुआ था 2003 में, और अभी तक ऑलमोस्ट 600 ममीज़ रिकॉर्ड कर चुका है। और अभी अगर आज के समय की बात करो, अभी तो 2003 का डेटा है, तो पता नहीं कितनी ही आप मानो कि ममीज़ को रिकॉर्ड कर लिया गया होगा पेपर पे बाय द सोसाइटी, ठीक है। मतलब ये जाके पता लगाने कितनी ममीज़ जो है इजिप्ट के अंदर रखी गई हैं, ठीक है। अब वापस आते हैं अब हम 2005 में। 2005 में जैसे ही जो है किंग तट की मम्मी को सीटी स्कैन के लिए रखा गया था, तो आपको बताया गया कि वो सीटी स्कैनर की जो मशीन थी वो डोनेट करी थी नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने एंड साइमंस ने, जो उसके मैन्युफैक्चरर थे। और किंग तट पहली मम्मी थी ऐसी पूरी दुनिया की जिसको जो है ये भाई ये डेजर्ट में लेके गए और इसको जो है स्कैन करा गया होगा किंग तट की मम्मी को। अ सीटी स्कैन मशीन स्कैन द मम्मी। अब हम वापस आ गए 2005 में, और शाम के 5 बजे जब किंग तट की मम्मी को सीटी स्कैन पे रखा गया, तो किंग तट की मम्मी का सीटी स्कैन करा हेड टू टो, डिजिटल एक्सरेज निकले और उसने किंग तट का हेड बनाया, और जो है बढ़िया सी इमेजेस। किंग तट की मम्मी को सीटी स्कैन के लिए ले जाया कैसे गया था ये बता रखा है। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरिड तुत फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स, तो बॉक्स के समेत वो टूम से बाहर लेकर आए किंग तट को, और बाहर लाना भी आसान नहीं होता है। ये फोटो देखो एक जो मैंने लगाई है, क्योंकि रॉक कट टूम होता है तो उसमें से निकाल के बाहर लाना होता है, तो वो जो है एक लिफ्ट की हाइड्रोलिक मदद से जो है उनको बाहर निकालते हैं। एंड 22 मिनट्स later 2 men emerged, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans। बस किंग तट की मम्मी को बाहर ले जाके सीटी स्कैनर मशीन के पास रखा ही था, 22 मिनट ही बीते थे कि 2 वर्कमैन ऐसे हड़बड़ाते हुए से 2 पंखे लेकर आ रहे थे पास वाले ऑफिस से। अब लोगों ने पूछा भाई क्या हो गया, ये प्लास्टिक के पंखे लेके क्यों तुम घूम रहे हो? तो पता चला कि जो $1 मिलियन स्कैनर था, ये सीटी स्कैनर, ये सीटी स्कैनर $1 मिलियन का जो था वो खराब हो चुका था, उसके पंखे खराब हो चुके थे। तो लोगों ने कहना शुरू करा, हाँ ये तो कर्स ऑफ फेरुआ है, ये फेरुआ का श्राप लग रहा है तुम्हारे को, ये जो तुम उनको डिस्टर्ब कर रहे हो इसलिए पंखे जो है वो खराब हो चुके हैं। कुछ गार्ड्स जब पंखे से सीटी स्कैनर चल जाता है तो पता चलता है अच्छा भाई ठीक है कोई डेटा लॉस नहीं हुआ है, बढ़िया से सीटी स्कैन का सारा रिजल्ट हमारे को मिल जाएगा। द टेक्नीशियंस ओवर द वर्कमैन, वो तुत की बॉडी को जो टेक्नीशियंस है जिन्होंने सीटी स्कैन करा था वर्कमैन को वापस कर देते कि जाओ वापस उनके टूम में रखाओ, और वो लोग जाके वापस से किंग तट की मम्मी को टूम में रखाते हैं। लेस देन 3 आवर आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन, 3 घंटे पहले उन्हें कॉफिन से रिमूव करा गया था, 3 घंटे बाद वापस उनको उनके कॉफिन में रख दिया गया, जहाँ पे फ्यूनरी प्रीस्ट ने, वहाँ पे प्रीस्ट गए और उन्होंने फ्यूनरी प्रोसेशन उनका दोबारा से कर दिया कि ऐसे उनको डिस्टर्ब करा था तो दोबारा से फ्यूनरी उनका प्रोसेशन कर दिया, ठीक है। मतलब कि 3 घंटे पहले निकाला था कॉफिन से, सीटी स्कैन करा, वापस रखा है। अब ये फोटो कौन है गाइस, ये सीटी स्कैन करके साइंटिस्ट वगैरह ने ये इमेज बनाई है किंग तट की कि वो ऐसे दिखते होंगे, जब उनकी डेथ हुई थी जवानी में वो कुछ ऐसे दिखते होंगे, ऐसा हम लोगों का मानना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बैक इन द ट्रेलर, अब क्या हुआ जब किंग तट की मम्मी को वापस ले जाया गया, वापस रख दिया गया, टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस। किंग तट की मम्मी वापस जा रही थी और वहीं पे साइंस में लैब में जब सीटी स्कैन करके टेक्नीशियन बैठे थे, उन्होंने कंप्यूटर पे बढ़िया सी इमेजेस बनाई। इमेजिन करो कोई हाईटेक इमेजेस ऐसे यूं बनती हुई स्क्रीन के ऊपर, एक ग्रे कलर का हेड बन जाता है बहुत सारे पिक्सल्स से, और जो है पूरा का पूरा किंग तट का नेक हो गया, वर्टेब्रेट हो गया, जैसे एक एनाटॉमी की क्लास में दिखाया जाता है, उनके हैंड हो गए, उनके रिब केजेस हो गए, उनका स्कल हो गया, सब कुछ दिखने लगता है। तो ये किंग तट की मम्मी का हेड है सच्ची का। तो पता चल जाता है दैट गाइज उनकी रिब केजेस वगैरह सब कुछ सही सलामत थी, उनकी
पूरी बॉडी बिल्कुल सही सलामत थी। तो तुम सोचोगे अगर उनकी डेथ कैसे हुई थी, तो मैंने गूगल पे पढ़ा था कि शायद उनकी डेथ हुई थी, उनका पैर टूट गया था और फिर प्लास्टर नहीं करा हुआ या कुछ उसको ध्यान नहीं दिया हुआ, तो शायद इस वजह से डेथ हुई थी। अब बाकी तुम पक्का कभी रिसर्च करना चाहो तो देख लेना क्यों हुई थी, आगे और कुछ भी पता लगा हो तो। मेरे को तो ऐसे ही लगता है इस वजह से हुई थी, मैंने जहाँ तक पढ़ाया भी। और अगर यहाँ देखिए तो वो जो एनाटॉमी प्रोफेसर ने बोला ना रिप केजेस नहीं थी, तो ऐसा नहीं हुआ, किंग तट की रिप केजेस मिल जाती है, ठीक है। व्यूज ऑफ द रिप केज एंड ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल, सब कुछ इमेजेस रिवील हो जाती है। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। अब जो है किंग तट की मम्मी जब वापस रखी गई उनके टूम में, तो जो जाही हवास थे जो पूरा का पूरा लीड कर रहे थे इस ऑपरेशन को, क्योंकि वो कौन थे, इजिप्ट के एंटीक सोसाइटी के हेड थे, तो उनके ऊपर जिम्मेवारी थी कि उनके देश की मम्मी है ना, वो इजिप्ट के हैं, कि भाई मम्मी को कोई नुकसान ना हो जाए। तो वो जो है काफ़ी रिलीव हो जाते, कहते हैं मैं तो पूरी कल रात से सोया ही नहीं था, अब जाके मैं टेंशन फ्री होऊंगा कि किंग तट की मम्मी को वापस उनके टूम में रख दिया गया है। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, जैसे ही वो ट्रेलर को लीव करते हैं किंग तट की मम्मी को रख के, ठीक है, तो क्या होता है, आसमान बड़ा अजीब सा बदल जाता है। सैंडी ग्राउंड, द विंड हैड स्टॉप्ड, यानी कि जैसे ही वो वापस आ रहे थे जो है किंग तट के चैम्बर से और बैठ रहे थे, तो कह रहे पता नहीं क्या हुआ, एकदम से हवा जितनी भी रेगिस्तान में चल रही थी बंद हो गई थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल, बिल्कुल ऐसे सन्नाटा सा हो गया जैसे कोई मर गया हो ना, और ऐसा मतलब ऐसा सन्नाटा हो गया था पूरे वैली ऑफ किंग में। और जस्ट अबव द एंट्रेंस ऑफ किंग तट का टूम, तो किंग तट का जो टूम था उसके एंट्रेंस के अबव ओरियन आ जाता है। ओरियन क्या है, यहाँ फोटो में देखो, ये एक कॉन्स्टिलेशन है, जैसे स्काई में तारों की कॉन्स्टिलेशन नहीं बनती है, तो ये ओरियन कॉन्स्टिलेशन आ जाती है, जो इजिप्शियन कहते हैं कि ओरियन कॉन्स्टिलेशन के अंदर सोल है ओसिरिस की, जो गॉड है आफ्टर लाइफ के। यानी कि अब वो जो है खुश हो गए हैं कि वो जो बॉय किंग है वो अपनी रेस्टिंग प्लेस पे वापस आ गया है, तो जो गॉड है, जो भगवान है आफ्टर लाइफ के, वो आके उसको दोबारा देख रहे हैं हमारे किंग तट को। तो ऊपर अपने आप ही वाला कॉन्स्टिलेशन बन जाता है। तो मतलब ये काफ़ी मिस्टीरियस और स्पिरिचुअल और थोड़ा सा वैसा चैप्टर भी आप समझो कि सच्चे में ऐसा हुआ कि जैसे किंग तट की मम्मी को वापस रखा तो गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ फिर से ऊपर आके खड़े हो गए, आसमान में आ गए, और तभी वो जो सन्नाटा और ऐसा सा माहौल हो गया था। तो फाइनली हम किंग तट की लाइफ के बारे में सब कुछ जान पाए, जो है सीटी स्कैन के थ्रू हमें बहुत कुछ पता चला कि उनकी बॉडी में रिपकेजेस थी एंड ऑल दैट, एंड ही वाज जो है बिल्कुल ठीक थे वो, ठीक है। अब उनकी डेथ कैसे हुई तो ये मैंने कहीं पढ़ा है, तुम भी पढ़ के बताना, अगर मैं गलत हूँ तो बताना, नहीं दीदी ये बात नहीं थी, कुछ और थी। मैंने पढ़ा था कि हाँ शायद फ्रैक्चर हुआ था और सही नहीं हुआ तो इससे डेथ हुई थी, ठीक है। आपका कंप्लीट होता है। नाउ आई हैव एक्सप्लेन यू इस चैप्टर इन द मोस्ट डिटेल्ड वे, जितना तुम्हारे लिए जरूरी है। एक एक वर्ड मीनिंग लर्न करना कोई जरूरी नहीं है, ये सीरीज में चैप्टर याद रखना जरूरी है। 1922 में मिली किंग तट की मम्मी, 1968 में एक्सरे वालों ने बोला कि इनकी रिपकेजेस नहीं है, 2005 में हो गया उनका वो सीटी स्कैन हुआ, और बीच में आपने उनके फादर के बारे में जाना, और जो टू टक हिंटन ने चेंजेस करे थे वो आपको याद है। चैप्टर के नोट्स के लिए मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया, मैंने इंस्टाग्राम पे पीडीएफ अपलोड कर दिया है, यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम देयर। और साथ ही के साथ में अगर आप इंस्टा यूज नहीं करते हो तो एक परफेक्ट समरी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्टेड है और पिन कमेंट में वहां से पढ़ लेना। मैं चलती हूँ, बाय टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।